हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पार्ट 9 रीबर्थ, बॉस की अजीब पत्नी। चैप्टर 81। विराट का अभिमन्यु को गिफ्ट। विराट और अभिमन्यु एक दूसरे के आमने सामने थे। वहीं दूसरी तरफ विराट को देख करके चंचल जी खुश हो जाती है और उठकर विराट के पास जाकर उसे कहती है, अरे विराट बेटा, तुम वही तो मैं सोच रही थी कि अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी की खबर सबसे लेट सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। चंचल की बात सुनकर उर्मिला भी पीछे से कहती है, अरे वो सच्चा दोस्त है, उसे इन सब छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर बस अपनी भाभी से मिलने आया है ना विराट बेटा। विराट हंसते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही सोचा बुआ, लेकिन आंटी के बात बिल्कुल गलत नहीं है। जब मुझे पता चला कि इसने ईशा जैसी लड़की से शादी कर ली तो मेरे तो दिमाग के सर्किट ढीले हो गए। आखिर उसके जैसी इतनी प्यारी मासूम लड़की इसकी तरह खडू सगडू और गुस्सैल आदमी से कैसे शादी कर सकती है। उसके बाद पर उर्मिला थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन चंचल कहती है, बेटा तुम कब छोड़ोगे अभिमन्यु को। सतना अभी अभी तो बेचारा आया है। सभी लोगों को विराट के साथ इतना कंफर्टेबली बात करता हुआ देख करके अभिमन्यु को हल्का गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने परिवार वालों को नहीं बता सकता था कि जिसे वो उसका सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, उसे इंसान से वो कितनी ज्यादा नफरत करता है। आदित्य सबसे पहले जाकर के अपने दादाजी के पैर छूता है। बारी बारी से सबसे मिलने के बाद आते थे अभिमन्यु के पास वापस आता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, इतने समय के बाद भी तेरी आदतें नहीं बदली। पुरानी बातों को भूल जा, उन्हें याद करके कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर आदित्य विराट की तरफ देखा है। आदित्य की नजरों को खुद पर महसूस करके विराट अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो सर उठा करके आदित्य को देख पाए। उसकी बात सुनकर के अभिमन्यु अपने दांत पीसते हुए कहता है, कैसे भूल जाओ भाई, आपकी जो भी हालत है वो सब उसे हादसे के कारण हुआ और उसकी वजह यह मेरा सच्चा दोस्त है। समय भी विराट और अभिमन्यु की बातें सुन रहा था। वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कह सकता। उन चीजों के बारे में बात करना तो दूर की बात है, किसी के मुंह से वह सुनते ही अभिमन्यु को इतना गुस्सा आता था कि उसके आसपास जाना भी खतरे से खाली नहीं होता था। उसे एक हादसे में ना सिर्फ आदित्य की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, बल्कि लगभग अभिमन्यु से उसका बड़ा भाई छीन लिया था। आदित्य अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, यह विराट है जिसके कारण सब कुछ नॉर्मल हो पा रहा है। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु विराट की तरफ देखा है और एक ही बात कहता है, नॉर्मल कर देने से गलतियां नहीं छुप जाती, और फिर जितना मुझे इससे नफरत है ना, उतनी नफरत ये भी मुझसे करता है। अगर इसे सच में अपनी गलती का एहसास होता तो ये सब कुछ नहीं करता ये। अभी वो सब लोग बात ही कर रहे थे कि तभी कीर्ति बाहर आती है। बाहर आते ही सबसे पहले उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है। उसे देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। दूसरों की नजरों में भले ही 2 दिन, लेकिन उसे पता था कि उसने पिछले 1 महीने से अपने पति को नहीं देखा था। खैर, पति तो सिर्फ नाम का था, लेकिन इन 2 सालों में उसे तो सच्चा प्यार हो ही गया था। पिछले 2 सालों से सिर्फ एक उम्मीद के बलबूते जी रही है कि शायद एक दिन तो आदित्य को नजर आएगा उसका प्यार। आदित्य परफेक्टली नजरें हटा करके करती हल्का सा मुस्कुराती है और सब की तरफ देखते हुए कहती है, एक्चुअली खाना बन गया है तो आप सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। इतना कहकर कीर्ति किचन में वापस चली जाती है। उसे पसंद नहीं आता था जब सब लोग उसकी तरफ देखते थे। किचन में जाकर करती दिखती है कि किस तरह से ईशा में सारे खाने को एक बड़ी सी ट्रे में शिफ्ट कर दिया है और उसे उठा रही है। ये देखकर कीर्ति तुरंत उसके पास जाती है और उसके हाथ में ट्रे होते हुए कहती है, अरे अरे क्या कर रही हो, मैंने मना किया ना तुम्हें ये सब उठाने की, या ऐसे कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप पर ध्यान दो, 4 महीने की प्रेग्नेंट हो तुम, इन बच्चों की तुम्हें केयर करनी चाहिए। तुम्हें पता भी है सबको तुम्हारी तरह ही खुशियां नहीं मिलती। इतना कहकर कीर्ति ट्री लेकर बाहर चली जाती है। उसे पता था कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, वो नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ ईशा कीर्ति को देख रही होती है। उसे अच्छे से पता था कि कीर्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे ये भी पता है, और जितनी अच्छी उसे इन 2 घंटे में उसकी सासू माँ लगी है, कोई भी अच्छा भला इंसान डिप्रेशन में चला जाए उनके साथ रह करके। सभी लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ईशा और कीर्ति मिलकर सबको खाना परोस रही होती है। ईशा को इतना भागा दौड़ी करता देख करके अभिमन्यु उससे कहता है, अच्छा ठीक है, बस करो, आज के लिए बहुत है, और बैठ जाओ, तुम भी खा लो। उसकी बात सुनकर के चंचल जी भी कहती है, हाँ और बैठो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इस भागा दौड़ी का असर मेरे पोते या पोती पर पड़े। ईशा जाकर के अभिमन्यु के बगल वाली खाली चेयर पर बैठ जाती है। ईशा के लिए अभिमन्यु प्लेट सजाता है और उसके सामने रख देता है। सब लोग अपनी अपनी आंखें फाड़ कर देख रहे होते हैं अभिमन्यु किस तरह से इन सब चीजों में दिलचस्पी दिखा रहा होता है। सिर्फ 2 ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस समय जलन हो रही होती है। एक को ईशा से हो रही होती है और दूसरी को अभिमन्यु से। विराट अभिमन्यु को देख रहा होता है, दूसरी तरफ करती ईशा को देखते हैं और फिर आदित्य को देखते हैं। आखिर में निराश होकर के खुद के लिए खुद ही खाना निकाल करके खाने लगती है। खाना खत्म करने के बाद सब लोग ईशा के हाथ के खाने की तारीफ करते हुए कहते हैं, शेखर जी कहते हैं, इतने सालों बाद हमारे खानदान में एक ऐसी लड़की आई है जिसने पहली बार में इतना अच्छा खाना बनाया है। उनकी बात सुनकर के चंचल जी का चेहरा उतर जाता है और वह सोचने लगती है,
पापा जी को तो बस शिकायत करने का मौका दे दो और तुरंत शिकायत थाली में परोस कर दे देते हैं। शंकर जी भी अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, बेटा खाना बहुत अच्छा था, क्यों चंचल, क्या कहना है आपका? चंचल भी मुस्कुरा कर कह देती है, चलो खाना तो बना ही लेती हो, अच्छा कुछ तो आता है। इसके बाद सब लोग एक एक करके गिफ्ट देते हैं अपने अपने। सबसे पहले शेखर जी ईशा को एक गिफ्ट थमाते हुए कहते हैं, ये लो बेटा, यह अभिमन्यु की दादी माँ का पुश्तैनी हार है। उनका बड़ा मन था कि जब अभिमन्यु की शादी हो जाएगी तो उसकी पत्नी को ये देगी, अब वह तो नहीं दे पाए, इसीलिए उनकी जगह मैं ही तुम्हें दे देता हूँ। इतना कहकर शेखर जी ईशा को एक ज्वेलरी बॉक्स थमते हैं ईशा सबके सामने, और ज्वेलरी बॉक्स जब खोलते हैं तो उसके अंदर मौजूद डायमंड सेट देखकर एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि यह हीरे बिल्कुल वैसे ही हीरे थे जैसे उसे पानी के अंदर मौजूद उसे गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में मिले थे। सबसे दुर्लभ और सबसे नायाब, खास करके इन्हें जिस तरह से पिरोया गया होता है देखने में ये बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। शंकर जी चंचल की तरफ देखते हैं और एक प्रॉपर्टी का पेपर ईशा को देते हुए कहते हैं, बेटा हमारे घर में जब भी कोई नया सदस्य आता है तो हम उसके नाम से एक घर लेते हैं, तुम्हारे भी नाम से हमने ये घर लिया है, एक बार जाकर देख लेना, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। कीर्ति यह सब देख रही होती है। जब उसने आदित्य से शादी करके इस घर में अपना पहला कदम रखा होता है तो उसे भी ऐसे ही तो फिर मिले होते हैं, बस उसे पूछते नहीं हर नहीं मिला होता है, कुछ दैनिक कड़ा मिला होता है जिसे वो कभी निकलते नहीं है, और बाकी प्रॉपर्टी के पेपर तो उसे भी मिले थे। आदित्य भी अपनी तरफ से एक गिफ्ट थमाते हुए कहता है, और यह है मेरे छोटे भाई और उसकी प्यारी पत्नी के लिए। ईशा उसे छोटे से बॉक्स को जब खोलते हैं तो उसके अंदर एक गाड़ी की चाबियां रहती है, जिसे देखकर तुरंत ही उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। गाड़ी की चाबियां का गिफ्ट देकर के तो आदित्य उसका फेवरेट बन गया होता है। आखिर गाड़ी चलाना सीखने के बाद हमेशा बैक सीट पर बैठना बहुत बोरिंग लगता है, आखिरकार उसे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, वो खुद भी चला सकती है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि आदित्य का गिफ्ट देखकर अभिमन्यु आदित्य के साथ देखते हुए कहता है, वैसे ये गिफ्ट ईशा के लिए है या मेरे लिए, क्योंकि गाड़ी तो मैं ही चलता हूँ। सब लोग उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। दूसरी तरफ ईशा के मन में फूट रहे लड्डू चूरमा बन जाते हैं और उसे एहसास होता है कि गाड़ी चलाने के लिए पहले उसे यहाँ पर भी गाड़ी सीखनी पड़ेगी। सबको खुश देखकर विराट भी अपने पास में से एक गिफ्ट निकलता है और ईशा को देते हुए कहता है, ईशा जी वैसे तो मैं फैमिली मेंबर नहीं हूँ, लेकिन फैमिली से काम भी नहीं, आखिर मैं और अभिमन्यु एक दूसरे को सालों से जानते हैं, और आदित्य भैया तो मेरे बड़े भाई हैं और जो अभिमन्यु का है वो मेरा है, उसे नाते आपके लिए छोटा सा नजराना। ईशा ज्वेलरी बॉक्स को जब खोलते हैं तो जैसे कि उसने सोचा था उसके अंदर पायल रहती है, लेकिन ये पायल है थोड़ी अलग होती है, इसमें छोटे छोटे मोती भी पी रहे गए होते हैं, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही होती है। उसे वैसे भी पायल और चूड़ियां पहनना पसंद था, इसलिए वो विराट को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू विराट भैया। उसकी बात पर विराट हल्का सा हंसना और कहता है, ईशा जी भैया नहीं, आप तो हमें बस अपना दोस्त ही मानिए, और विराट की बुलाए जैसे कि अभिमन्यु बुलाता है। दूसरी तरफ काजू खा रहा समय ये सब देख रहा होता है, उसे तो बस अब रोहित की याद आ रही होती है। यहाँ चल रही नौटंकी को देखने में रोहित के साथ ज्यादा मजा आता है, मतलब साफ साफ दिख रहा होता है किस तरह से विराट अभिमन्यु की प्यारी बीवी को साथ फ्लर्ट कर रहा था, और परिवार के होने के कारण बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। क्या बात है, कम से कम किसी ने तो इसे परेशान किया, बस उसे चिंता थी कि कहीं मजाक मजाक में आगे चलकर विराट इन सब चीजों को लेकर के सीरियस ना हो जाए। चंचल जी वहां से उठती है और कीर्ति और ईशा की तरफ देखते हुए कहती है, अब जब सब कुछ पूरा हो चुका है तो मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। उर्मिला चंचल को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए वो ईशा को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, तो वह भी उन तीनों के पीछे पीछे चली जाती है। अब इस समय हाल के अंदर सिर्फ सक्सेना खानदान के मर भी बैठे होते हैं और उनके साथ समय और विराट भी होते हैं। विराट अभिमन्यु को देखा है और अपने पॉकेट में से एक चाबी का गुच्छा निकालकर उसे घुमाते हुए कहता है, वैसे गिफ्ट तो मेरे पास तेरे लिए भी है अभिमन्यु, और ऐसा गिफ्ट है जिसकी तलाश तुझे बहुत समय से थी, सॉरी वक्त से थी। उसकी बात सुनकर कि आदित्य और समय दोनों ही अभिमन्यु की तरफ देख रहे होते, जो बड़ी गहरी नजरों के साथ विराट को देख रहा होता है। विराट अपने हाथों में उन चाबियां को कैद करते हुए अभिमन्यु और आदित्य की तरफ देखते हुए कहता है, आओ चलो तुम दोनों को तुम्हारे गिफ्ट से मिलते हैं। विराट के चेहरे की तिरछी हंसी को देखकर के अभिमन्यु कुछ समझ जाता है और तुरंत खड़ा हो जाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बाकी दोनों भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि दादाजी को तो उनके पापा पहले ही लेकर चले गए थे, तो उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी, और औरतें तो अपने अपने कामों में ही बिजी थी। गाड़ी चला रहा विराट अपने बगल में बैठे अभिमन्यु को देखा है और कहता है, ये तोहफा तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे मन्नू। दूसरी तरफ अभिमन्यु रास्ते को ध्यान से देख रहा होता है। उसका विराट के साथ जाने के पीछे का एक मकसद होता है, उसे पता नहीं कैसा लग रहा होता है, जैसे कि विराट को वो चीज मिल गई है जो उसके पास होनी चाहिए। चैप्टर 82 अनमोल के पापा जिंदा है लगभग 1 घंटे तक।
ड्राइव करने के बाद आखिरकार विराट गाड़ी रोक देता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु पूरी तरह से अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है और एकदम अलर्ट रहता है। जहां एक तरफ आदित्य और समय बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, उनके लिए विराट और अभिमन्यु का अपने अपने कैरेक्टर में बिलीव करना बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि अभिमन्यु एक तरफ पूरी तरह से बिल्कुल कैसे कमांडर की तरह अलग रहता है, वहीं विराट हर चीज को सीरियसली नहीं लेता था। जहाँ अभिमन्यु के चेहरे पर क्या भाव है, इससे इसके दिमाग में चल रही चीजों के बारे में पता लगाना मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ विराट के चेहरे पर हमेशा रहती मुस्कान से उसके दिमाग में चल रही बातों का पता लगाना और भी ज्यादा मुश्किल था। दोनों कैरेक्टर में भले एक दूसरे से अलग, ऊपर एक चीज थी जो दोनों के बारे में बहुत ज्यादा बड़ा थी, और वो थी कि दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक थे। शायद यही कारण था कि एक समय पर एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहने वाले अभिमन्यु और विराट आज 3 साल बाद एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। विराट अपने स्टाइल में दोनों पान के पॉकेट में हाथ डालते हुए सामने मौजूद चीज की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहीं पर रखा है, तुम्हारा सरप्राइज है। उसकी बात सुनकर समय पूछता है, जी कैसे सरप्राइज है वीर? अब मेरा मतलब है विराट, ये तो एक पुराना हॉस्पिटल है जो कि आप शायद खंडहर बन चुका है। समय के मुंह से वीर शब्द सुनकर अभिमन्यु उसकी तरफ घर के देखने लग गया। यही कारण था कि उसमें वीरों को तुरंत विराट में बदल दिया। आखिर वीर नाम से अभिमन्यु उसे बुलाता था और अब उसे वीर नाम सुना एकदम अच्छा नहीं लगता था। समय की बात सुनकर सब लोग सामने मौजूद जगह को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। इतना टूटा था कि दीवारों में बड़ी बड़ी दरें, टूटे हुए खिड़कियों के शीशे और एक लोहे का ढीला ढीला दरवाजा जिसमें आप जंग लग गई थी। ठीक से देखा जाए तो पूरी तरह से खंडहर बन चुकी बिल्डिंग जो कब गिर जाए किसी को नहीं पता था। विराट उन सब की तरफ देखा है और समय के कंफ्यूज्ड फेस की तरफ देखते हुए कहता है, यकीन नहीं होता मुझे कि तू दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, जिसके अंदर क्वालिटी है कि वो किसी भी इंसान की इन्फॉर्मेशन चुटकियों में निकल सकता है, उसका भूत भविष्य सब कुछ निकाल कर दे सकता है। पर इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में तो तू भी ठीक से पता नहीं लग सकता। इतना कहकर विराट घूमकर समय के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसके नजरों में अपने आंखें दिखाते हुए कहता है, जैसे कि तेरा प्यारा दोस्त अभिमन्यु और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिनके बारे में तुझे आज तक सारी बातें पता नहीं थी। उसकी बात सुनकर समय अपने कंधे पर मौजूद उसके हाथ की तरफ देखा है और कहता है, तू आखिर कहना क्या चाहता है दोस्त? वैसे भी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में निकल जाती है जिनके बारे में आपको कुछ पता करना हो। बचपन से लेकर आज जवानी के दिन बीतने वाले हैं, तब तक जिनके साथ रहा हूं, जिनके साथ कपड़े पहन पता नहीं क्या क्या एक्सचेंज करना पड़ा है, उनकी इन्फॉर्मेशन निकलने में क्या मजा। और वैसे भी आज तो किसके साथ सोया, कल किसके साथ सोने वाला है और उसको वापस से रिपीट करेगा या फिर नहीं, ये बात जानने में मुझे कोई रुचि नहीं है। उसकी बात सिंगर आदित्य के चेहरे पर एक तेरी मुस्कान आ जाती है। वही अभिमन्यु उन तीनों की तरफ देखते हो अपनी आंखें घुमा देता है और विराट तो जोरों से हंसने लगता और कहता है, सच में एक्सपेक्टेड था तेरे से यह जवाब। अच्छा, अब मेरी बात हॉस्पिटल देखना है ना, जिसे तू खंडार का रहा है। सभी लोग अस्पताल की तरफ देखने लगते हैं। विराट समय के कंधों पर हाथ रखे हुए उसे अंदर की तरफ ले जाता है। दोनों भाई विराट के पीछे पीछे चलने लगते हैं। गेट की थोड़ी ही दूरी पर अभिमन्यु कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह विराट को बीच में रुकते हुए कहता है, कहीं तो ये तो नहीं कहना चाहता कि जिसे सारी दुनिया खंडार समझती है उसके नीचे तूने अपने ही दुनिया बना रखी है। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और विराट तो आंखें पड़ते हुए अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, देखो चीते की रफ्तार और अभिमन्यु की नजरों से बचाना एकदम नामुमकिन है। तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुझे कैसे पता कि अस्पताल के नीचे मैंने नई दुनिया बना रखी है? उसकी बात सुनकर के अभिमन्यु छत पर लगे एक एंटीना की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो हल्का टेढ़ा एंटीना देखने में तो टूटा हुआ है, लेकिन किसी भी टूटे हुए एंटीना पर इतनी मोटी वायर कनेक्ट कभी नहीं हो सकती, वह भी तब जब ये जगह पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है, जहां पर किसी इंसान के आने जाने का कोई स्कोप भी नहीं है। ऐसी वायरस सिर्फ ज्यादा नेटवर्किंग एरियाज पर ही होती है और नेटवर्क सिर्फ वही चाहिए जहां पर काम हो। ये जगह तो वीराने में है, यहाँ कैसा काम होता है? उसकी बात सुनकर विराट हंसते हुए कहता है, दोस्त सिर्फ कैंडिडा देखकर अगर तो इतना समझ गया, सच में अभिमन्यु द 007, तो तूने बिल्कुल सही सोचा है। यह वायरस एंटीना से सेंट्रलाइज सिग्नल्स कनेक्ट, यह वायरस उसे छोटा सा हॉल देख रहा है, वहां पर उसके जरिए जमीन के अंदर जाती है और चलो तुम्हें भी लेकर चलता हूँ। इतना कहकर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। आदित्य अपनी जैकेट निकालकर अपने हाथों में ले जाता है। वैसे भी अंदर में माहौल काफी खराब रहता है, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों सालों से यहाँ सफाई नहीं की गई है, हर तरफ धूल ही उड़ रही होती है। दरवाजा खोलने की वजह से हल्की हवा पूरे कमरे मौजूद धूल को बाहर की तरफ फेंक रही होती है, जिस वजह से सभी लोगों को हल्की खांसी आने लगती है। आदित्य अपने सामने मौजूद विराट को देखते हुए कहता है, यार तुमने इतनी साफ जगह रखी है कि एक इंसान का यहाँ खड़ा होने का मतलब है कि 10 मिनट में दमा हो जाए। यहाँ खड़े रहकर हंसने का मेरा कोई मूड नहीं है, जल्दी से यहाँ ले जाना है, चलो जल्दी।
उसकी बात सुनकर विराट उन सबको एक सीटिंग एरिया में ले जाता है जहां पर कुछ टूटे हुए कबाड़ के सामान और कई सारे ईंटों को एक तरफ सजाया गया होता है। वहीं पर एक टूटे ही चेयर को उठाकर के जमीन पर वो अपने पैर से 4 बार एक धुन में मारता है। उसके ऐसा करते ही वो नीचे की मौजूद जमीन 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और एक सिद्धि सहित छोटा सा दरवाजा जमीन के नीचे खुल जाता है। विराट अभिमन्यु और बाकियों को अपनी तरफ आने का इशारा करके खुद नीचे उतरने लगता है। सभी लोग एक एक करके उसे पतली सीधी से नीचे उतरते हैं और अंदर जाकर के अंदर का माहौल देखकर अभिमन्यु और बाकी सब लोग दंग रह जाते हैं। अंदर में लगभग 10 कंप्यूटर लाइन से लगे हुए होते हैं, जिन पर 10 अलग अलग लोग बैठकर कुछ टाइप कर रहे होते हैं। इसके साथ एक छोटा सा ट्रेनिंग एरिया रहता है जहां पर कई सारे लोग फाइटिंग और दूसरे मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एक कोना में कुछ लोग मेडिटेशन करते हुए अपने सामने कैंडल रखते ध्यान लगा रहे होते हैं। लेकिन जो चीज वहां पर सबसे ज्यादा अलग होती है वो होती है उस जगह पर मौजूद दाएं तरफ घूमकर एक पूरी तरह से प्रकाश में कैमरा, जिसके अंदर एक्चुअल कई अलग अलग तरह की वायरस जारी होती है। बाकी सब जगह तो छोटे छोटे सर्च लाइट और टॉर्च का इस्तेमाल किया गया होता है, लेकिन इस कमरे के अंदर भरपूर रोशनी होती है। ये देखकर सभी लोग उसे कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। कमरे के अंदर हॉस्पिटल के कई सारे अच्छे चलते हुए इक्विपमेंट के सारे एक आदमी लेटा हुआ रहता है। देखकर लगता है कि वो आदमी कोमा में जा चुका है। अभिमन्यु और बाकी सब उसके बेड के दोनों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। उसे आदमी के हाथों पर कई तरह के चोट के अजीबोगरीब निशान होते हैं, मानो किसी ने उसके हाथों पर हॉल कर दिया हो। उसके सर पर एक गहरी खून से लबालब भरी पट्टी लगी थी। उसे पट्टी को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता था कि चोट कितनी गहरी थी। हाथों के साथ साथ शरीर का जितना भी हिस्सा देख रहा था सब पर छोटी छोटी खरोंचे और सोई चुभोने के दाग मौजूद थे। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई आम इंसान होता तो थोड़ा डर जाता, पर ये सब वो लोग थे जिनके लिए लोगों को मारना और दूसरों के लिए खुद को कर पहचान कोई खास बात तो थी नहीं। अभिमन्यु ने न जाने कितने ही सैनिकों को जो कि दुश्मन की सेवा की तरफ बॉर्डर से उनके देश के ऊपर हमला करते थे उन पर हमला किया था, इसीलिए उसे यह मारपीट की आदत तो बहुत पहले से ही थी। और अब तो अपना गैंग शुरू करने के बाद शहर में मौजूद हर गलत काम करने वाले बंदे को पकड़ पकड़ कर पीटा जाता था। समय फिर भी उन सब चीजों में भी नया था। उसे आदमी को देखकर उसने पूछ लिया, इसके शरीर पर इतने दाग क्यों है और फिर इसका अभिमन्यु की सरप्राइज वाले गिफ्ट से क्या कनेक्शन है। उसके बाद सुनकर विराट उन दोनों की तरफ देखा है और कहता है, तुम दोनों को याद है अभी कुछ दिन पहले हम कहाँ मिले थे। उसकी बात पर कोई से जवाब नहीं देता, बल्कि सब ध्यान से उसे देखने लगते हैं। विराट अपनी बात आगे कहते हुए बताता है, हम सब लोग एक रिसेप्शन पार्टी पर मिले थे जहां पर मैं पहली बार ईशा से मिला था। विराट के बात सुनकर समय अपना सिर घूमकर अभिमन्यु की तरफ देखा है, जो कि इस समय जलती हुई आंखों से विराट को घूर रहा होता है। दूसरी तरफ विराट तो बिल्कुल किसी शैतान के मुस्कान के साथ कहता है, वहीं पर मुझे उसे गोल्ड माइन के बारे में पता चला। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद किसी को भी कोई हैरानी नहीं होती, खास करके अभिमन्यु को। वो तो विराट को घूरते हुए कहता है, तेरी बातें सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं होती, भले तुझे गोल्ड मन से कोई लेना देना ना हो, पर तुझे दुनिया में मौजूद हर इंसान की खबर चाहिए। उसकी बात पर समय कहता है, अरे कैसे लेना देना नहीं है, मेरा नहीं है, लेकिन ईशा जी का तो है। अपनी नई दोस्त की मदद करना मेरा फर्ज है। अभिमन्यु विराट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसको एकदम आंखें दिखाते हुए कहता है, पहली बात ईशा तुम्हारी दोस्त नहीं है, दूसरी बात जिस काम से यहाँ बुलाया है वह बताओ, नहीं तो मुझे यहाँ खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। अभिमन्यु के गुस्से को देखकर विराट एक तेरी स्माइल करता है और फिर उसे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह आदमी उस सोने की खदान का असली मालिक है जिसे जिसे उसे नकली ज्वेलर्स में अपने कब्जे में कर रखा है। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु बेड पर लेते आदमी को ध्यान से देखते हैं और एकदम धीमी आवाज में कहता है, सोने की खदान का असली मालिक तो एक 15 साल का लड़का है, अनमोल नाम है उसका, फिर यह कैसे हो सकता है। उसकी बात पर विराट एकदम सीरियस चेहरा आखिरकार बनाते हुए कहता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस गोल्डमैन का मालिक इसके बारे में तुम कह रहे हो 15 साल का लड़का इसका ही है। ये है अनमोल के पिताजी। चेन्नई सिर्फ हालातों नहीं किस्मत में, और दुनिया ने सबने मार दिया। दुनिया की नज़र में मरा हुआ इंसान अपने शरीर के साथ आज तक सांस ले रहा है, जानते हो क्यों? क्योंकि यह कभी मर ही नहीं था। इनफैक्ट यह आदमी पिछले 8 सालों से जिंदा है, मरी तो बस इसकी पत्नी थी। उसके बाद सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। समय उसे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लेकिन ये तो बेवकूफ़ी है, अगर कभी भी बाइकर किसी को भी पता चल गया कि यह आदमी जिंदा है तो फिर गोल्ड माइन का, इसके ऊपर में टॉर्चर का, सारी चीजों का भांडा फूट जाएगा, सब कुछ उसे अभिनव के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सुनकर मेरा जोर जोर से हंसने लगता है और समय की तरफ देखते हुए कहता है, इंसान के लालच की गई तो सीमा है दोस्त, इतना रिस्क होने के बाद भी एक मजबूरी के कारण उसे इसे जिंदा रखना पड़ रहा है, वह भी इस हालत में, क्योंकि बिना इस आदमी के तुम में अभिनव दुनिया का कोई भी इंसान उसे जगह तक नहीं पहुंच सकता। जहां दूसरी तरफ बाकी सब लोग कंफ्यूज थे। अभिमन्यु और आदित्य विराट को देख रहे थे। अभिमन्यु पहले बोल देता है, तुझे इतनी डीप इन्फॉर्मेशन किसी अंदर के आदमी से मिली है, कैसे पता था?
उसकी बात पर विराट कहता है, अभी तक मेरी शादी थोड़ी ना की है, इसीलिए एक पत्नी व्रत में रख नहीं है, और तेरी तरह मैं बचपन से ही नहीं था। उसे रात रिसेप्शन के बाद उसे आदमी की बेटी मेरे पास आई थी, क्योंकि उसका पति इस समय किसी काम की वजह से वहां था, नहीं सुबह आने वाला था। अब मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, तो इसीलिए मैंने भी मौके का फायदा उठा लिया। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो अपनी रिसेप्शन पार्टी में ये सब करने वाली है। उसकी बात सुनकर के समय उसे जाकर फाड़ फाड़ कर देख रहा था। दूसरी तरफ बाकी दोनों के लिए कुछ नया था नहीं, समय ने भी इतने किस सन रखे थे, लेकिन फिर भी लाइव देखने का एक्सपीरियंस से कुछ और था। पूरी तरह से बेशर्म है, यही ख्याल सबके दिमाग पर था। विराट उन सब की तरफ देखा है और एक टेंशन मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें पता है उसे दिन बेड के ऊपर मेरे नीचे लेटे लेटे वो अपने आप में मुझे सारी बातें बता रही थी। वैसे एक बात मानी पड़ेगी, चाहे कितनी भी ठरकी हो लड़की, अभी तक अन्यूज थी। अच्छा, तुम्हारी बीवी को भी उसी ने धक्का मार के गिराया था, ऐसा उसने मुझे बोला नींद में। उसकी इतना बोलते हैं अभिमन्यु की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने एक जोरदार पांच सामने मौजूद दीवार पर मार दिया। चैप्टर 83 रिस्क पर प्लान बनाना। अभिमन्यु के 5 करने के कारण दीवार में हर की दरार आ गई थी। इतना सॉलिड उसने 5 मारा था और उसके हाथ में भी हल्की सी चोट लग गई थी, जिसमें से खून आ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसका ये रिएक्शन देखकर पूरे वर्ल्ड में सन्नाटा छा गया था। वहीं विराट, आदित्य और समय के लिए यह एकदम उल्टा था। उनके लिए तो ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस जैसे था। अभिमन्यु सबसे शांत और सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला इंसान था। उसे अपना आपात होने की आदत नहीं थी। उसका ये रिएक्शन दिख रहा था कि उसके लिए ऐसा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विराट वहीं पर दीवार से अपना सर टिककर खड़े होते हुए अपने दोनों हाथ बांध लेता है और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहता है, इतना गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें तो बस ये दिमाग में रखना है कि किस तरह से इसका हिसाब किया जाए। अभिमन्यु 2-4 लंबी गहरी सांस लेता है और फिर विराट की तरफ देखते हुए कहता है, हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू, और तुम यहाँ से जा सकते हो। जो भी करना होगा हम लोग खुद कर लेंगे। उसकी बात पर विराट तुरंत बोलता है, क्या बकवास है, दिमाग तो ठीक है ना, मतलब इस्तेमाल किया और फेंक दिया। अरे अगर सोने के खदान में से नहीं देना ऐसा तो मत देना, मैं नहीं मांगने जाता, पर एक लिस्ट इतना बढ़िया एडवेंचर करने जा रहे हैं उसमें तो मैं जरूर करूंगा भोलेनाथ। इस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। इतना बोलकर विराट अपने हाथों को उठाकर के अपने सीने पर लगाते हुए कहता है। उसकी यह हरकत देखकर समय की पूरी बॉडी में गूसेबम्स आने लगते हैं। वही आदित्य तो सिर्फ एक तिरछी मुस्कान के साथ उसे देख रहा होता है। अभिमन्यु के लिए तो ये बिल्कुल नया नहीं होता है। ऐसी नौटंकी करने में विराट सबसे ज्यादा आगे होता है, रोहित से भी ज्यादा आगे। समय उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अपने गले को साफ करता और कहता है, एक और बात बतानी थी, वह इतना सब हो गया तो मौका नहीं मिला, इसलिए अभी बता देता हूँ। ये जो भी कुछ है, जो भी रस है सोने के खदान तक की, उसमें हम लोग अकेले नहीं है। उसे पायल ने इस विराट को बताया तो उसके बाप ने बंसल की हेल्प ली है, जिसका मतलब साफ है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सच में पड़ जाते हैं। तभी अभिमन्यु की आंखें अचानक से चमकने लगती है और वह इधर उधर देखता है। उसकी हरकत देखकर सबको पता चल जाता है कि अभिमन्यु को कोई प्लान सूझ गया है, लेकिन वो इस समय घर कर विराट को देख रहा था, जिसका मतलब साफ था कि इस प्लान में विराट नहीं है। उन दोनों की एक दूसरे की तकरार को देखकर आदित्य आगे बढ़कर कहता है, मनु, ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है। विराट ने हमारी हेल्प की है और उसे बेसिस पर हमें उसे अपने प्लान में शामिल करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, इतने सालों की मेहनत दांव पर लगी है, और फिर शायद इससे ईशा का भी कनेक्शन है, इसीलिए कोई कुत्ताही बरतना मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो बिल्कुल सही नहीं है। अपने बड़े भाई की बात अभी मैं बहुत कम ही टाला करता था, इसीलिए वो फिर विराट को अपने प्लान में शामिल कर लेता है। कुछ देर तक डिस्कशन करने के बाद सभी लोग को अपना रोल पता चल जाता है। विराट अपने चिन्ह पर हाथ रखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, क्या बेजोड़ प्लान बनाया तूने। समय अभिमन्यु क्या कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे तो दोस्त किसका है, एक ही तीर से तीन तीन शिकार करने वाला है। आदित्य भी अपना सिर हिलाकर इस प्लान के लिए हम ही दे देता है। अभिमन्यु बेड पर लेते कार्तिक की तरफ देखते हुए कहता है, जब तक हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक के लिए इनके निगरानी करो। विराट अपने सीने पर हाथ ठोकते हुए कहता है, अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना, और वैसे भी यह जगह बहुत ही सीक्रेट है। यहाँ के बारे में अगर तेरे जैसे और समय जैसे लोगों को मेरे बताने में पता चल रहा है तो तू सो मैंने कितनी मेहनत की होगी, यहाँ का सब कुछ मैं देख लूंगा, लेकिन ईशा जी के बेस्ट फ्रेंड और तेरे ससुर जी, उन दोनों को भी तो वापस लाना पड़ेगा। अब उनका उसे गाँव में रहना सिर्फ नहीं है। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु विराट की तरफ टेढ़ी नजरों से देखा और कहता है, ईशा का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, उसके बाद कम दोस्त है, वो उसका भाई है, और उन दोनों के टेंशन तुम मत लो। अमृता रोहित को सारा प्लान बताने के बाद वो दोनों आज ही रात को जाने वाले हैं और दादाजी और अनमोल को वापस लेकर आ जाएंगे। मैं ईशा से घर जाते ही बात कर लूंगा। उनकी बातें सुनकर कि आदित्य कहता है, घर की सेफ्टी का सर इंतजार मैं कर लूंगा। इसके साथ मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग दादाजी और पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, कोई भी नहीं।
एक चीज और हर एक चीज बहुत ही सेक्रेटिव हुए में करनी है, किसी भी हालत में सामने वाला इंसान को पता नहीं चला जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। परसों रात को हम लोग यहाँ से निकलेंगे, वैसे तो थोड़ा रिस्क है लेकिन हमें इसे एक ही चांस में खत्म करना है क्योंकि सेकंड चांस का ऑप्शन नहीं हमारे पास नहीं है। विराट अपना सर हाँ में हिलता है और कहता है, सेक्रेटिव वे में हम लोग कर लेंगे, रोहित को ठीक से समझाना पड़ेगा। अभिमन्यु तो रहने देना, समय तू समझता, तेरी बात वो इंसान आराम से समझ जाएगा, नहीं तो खामखा राग का पहाड़ बना देगा। कुछ देर बाद अभिमन्यु आदित्य और समय को अपने साथ लिए विराट होने एक दूसरे अलग रास्ते से बाहर ले जाता है जो कि सीधा हॉस्पिटल के बिल्डिंग के अंदर खुलता है। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद विराट ड्राइविंग करते हुए उसे जगह से गाड़ी बाहर निकलता है और फिर लगभग 1 घंटे के ड्राइविंग के बाद वो लोग विला में वापस आ जाते हैं। आदित्य, समय और अभिमन्यु की गाड़ी से उतरने के बाद विराट गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर देता है। समय गाड़ी के सीट पर बैठे विराट को देखते हुए पूछता है, तू हमारे साथ अंदर नहीं आने वाला? उसकी बात पर विराट अपना से नाम हिलता है और फिर अपनी घड़ी दिखाते हुए कहता है, क्या करेंगे बताओ, टाइम बहुत कम है और तैयारी इतनी करनी है, तुम दोनों अपने बाकी काम करो, मैं इधर का सब कुछ सेटल करता हूँ। आदि भैया को भी तो कुछ मीटिंग्स वगैरह खत्म करनी पड़ेगी, तुझे भी रोहित को समझता है, वो तो अपने आप में ही सबसे बड़ा काम है और अभिमन्यु को अपने ससुराल को हैंडल करना है, इसीलिए ये जो बाहरी छोटे छोटे काम है वो मैं कर लूंगा। विराट की बातें सुनकर के और उसका मजाक के अंदाज देख करके सबके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है, लेकिन अभिमन्यु बिल्कुल ठंडे एक्सप्रेशंस के साथ गाड़ी के मिरर में देखते हुए कहता है, एक आखिरी मौका दे रहा हो तुझे, इस बार हमें धोखा मत देना। उसकी बात सुनकर के विराट के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं, वह बिना कोई जवाब दिए वहां से आगे बढ़ जाता है। आदित्य और समय एक दूसरे को देखते हैं, वह अच्छी तरह से जानते थे कि कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें वक्त नहीं भर सकता और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो टूटकर भी नहीं टूट पाए। वहीं दूसरी तरफ विराट उसे रेसिडेंशियल एरिया से बाहर निकाल करके अपनी गाड़ी एक पेड़ के पास रोकता है और अपने सर को सीट से ताकते हुए कहता है, धोखा तो मैंने तुझे दे ही दिया अभिमन्यु, पता नहीं इस बार तो मुझे माफ करेगा या नहीं, पता नहीं मुझे वह मौका मिलेगा या नहीं। क्या लगता है दादाजी और अनमोल के आने के बाद कहानी में किस तरह का ट्विस्ट आने वाला है? आखिर किस धोखे की बात विराट कर रहा है और क्या प्लान बनाया है इन्होंने? चैप्टर 84, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। इस समय शाम के 5 बजे बज गए होते हैं। विराट को बाय करने के बाद वह तीनों वापस घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर जाकर घर में बहुत ज्यादा शांति होती है, ऐसा लगता है जैसे इस समय घर में कोई मौजूद ही नहीं है। वहीं पास में कुछ फोटोज को दस्त कर रही एक मेल को अपने पास बुलाकर आदित्य पूछता है, घर के सब लोग कहाँ हैं? आदित्य के बात को सुनकर के वह मेड अपना सर झुकता है और फिर कहती है, सर घर में कीर्ति, मैं और ईशा, मैं को छोड़कर और कोई नहीं है। इस बार समय थोड़ी हैरानी के साथ पूछता है, कोई नहीं, ऐसे मतलब क्या है तुम्हारा? अभी तो 2-3 घंटे पहले सभी लोग थे। वो मेड अपना सर इस तरह से झुकाए कहती है, वो एक्चुअली जो डॉक्टर इस समय शेखर सर की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं, उन्हें एक अर्जेंट ऑपरेशन के कारण कल ही अमेरिका जाना है, इसीलिए उन्होंने आज ही इस महीने की रूटीन चेकअप करने के बारे में कहा है, जिस वजह से शंकर सर और शेखर कर वहीं पर गए हैं। उनके साथ शेखर सर का असिस्टेंट रमेश भी गया है। आज ही चंचल, मैंने डिसाइड किया था कि इस घर के अंदर एक नर्सरी बनाई जाएगी ताकि होने वाले बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज घर के अंदर ही मिल सके। बस उसी सिलसिले में इंटीरियर डिजाइनर से मिलने और कुछ सामान खरीदने के लिए बोला बाहर गए हैं। उनके साथ उर्मिला मैं भी गई थी, वो दोनों अभी कुछ समय पहले ही निकले हैं, तो रात तक ही शायद आएंगे। इतना कहकर वह मेड चुपचाप वही खड़ी रहती है। आदित्य आपका हाथ हिलाकर से जाने का इशारा कर देता है। इसके बाद वह तीनों जन एक दूसरे को देखते हैं। सबसे पहले समय अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, चलो ठीक है, मुझे तो लगा घर जाकर फैमिली ड्रामा देखना पड़ेगा, पर मैं तो चला सोने, बहुत थक गया हूँ, वैसे भी बहुत सारा काम बाकी है, तुम दोनों जो अपनी अपनी बीवियों के पास। इतना कहकर इससे पहले कि वो दोनों भाइयों से फैमिली ड्रामा शब्द उसे करने के लिए कुछ कहते हो, वहां से गायब हो जाता है। समय के जाने के बाद आदित्य और अभिमन्यु एक दूसरे को देखते हैं और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ जाते हैं। कमरे की तरफ जाते हुए आदित्य पहले कहता है, वैसे आज तेरा रिएक्शन देखकर मुझे अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि तुझे आखिरकार वह इंसान मिल गया है जिसकी तुझे तलाश थी। ईशा के बारे में सोचकर अभिमन्यु के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, हाँ भाई ये तो सच है, ईशा के आने से ऐसा लगता है कि 25 साल तक वेट करना बेकार नहीं गया। उसके बाद सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगता है, लेकिन फिर अभिमन्यु की आगे की बातें आदित्य को सच में डाल देती है। लेकिन भाई जो इंसान नहीं है उसके लिए जो इंसान है उसे तकलीफ देना सही नहीं है। मुझे औरतों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बचपन में भी मन के साथ बहुत कम रहा हूं मैं, और हमारी बहन तो औरतों की तरह रहती ही नहीं थी, लेकिन इतना पता है आज जो भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था।
इतना कहकर अभिमन्यु बिना आदित्य के जवाब का इंतजार किया अपने कमरे में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ आदित्य वही खिड़की के पास खड़े होकर अभिमन्यु की बातों के बारे में सोचने लगता है। आज उसे आने में लेट हो गया था, लेकिन कृति का चेहरा देखकर उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि ईशा के प्रेगनेंसी के न्यूज पर कीर्ति और भी ज्यादा इनसिक्योर महसूस कर रही होगी। यह बात वो अच्छी तरह से जानता था कि प्रॉब्लम कीर्ति में नहीं थी, बल्कि इसमें सारी गलती उसी की है जो करती है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। कीर्ति और उसकी शादी को इतने साल होने के बाद भी उसने कीर्ति के साथ कितना समय बिताया होता है, कितनी रातें बिताई होती है, ये सब तो वह अपने हाथों में गिन सकता था। इसके बाद बिना कीर्ति को पता चले खुद अपने हाथों से उसे कभी ड्रिंक में, कभी खाने में, कभी सर्वेंट के हाथों बर्थ कंट्रोल पिल्स भिजवा दिया करता था। सोचते सोचते आदित्य कब अपने कमरे में आ गया था उसे पता भी नहीं चला था। कमरे के अंदर जाकर के उसका ध्यान सीधा बेड पर बैठी सो रही कीर्ति पर जाता है, जिसके साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन शराब के नशे में एक बार जो हुआ उसके बाद तो हर बार की यही कहानी रह गई थी। ऐसा सोचकर उसका ध्यान खेती की गोद में मौजूद सामान पर जाता है। शहर का सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी उसे हमेशा हैंडमेड चीज पसंद आती है, क्योंकि उसकी दादी बचपन में उन तीनों भाई बहनों के लिए स्वेटर बुना करती थी। एक दिन ऐसे ही बुआ के मुंह से निकल गया और कीर्ति ने सुन लिया। उसके बाद इस बार की ठंड के लिए वो पिछले 1 महीने से अपने हाथों से उसके लिए स्वेटर बुन रही थी। अभी वो आधा भी नहीं बना था। जब भी वो ऐसा करती थी उसके हाथ दर्द होने लगते थे कि ठीक है, मन में उसके लिए कितना प्यार था, कितनी फीलिंग्स थी। यह बातें आदित्य को पता थी, लेकिन सब कुछ होने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अपने अतीत से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ आदित्य के दिमाग में चल रही उलझन को अभिमन्यु अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने आदित्य को सोने के लिए एक और बार कहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका भाई अपने हाथ में मौजूद, अपने पास मौजूद हीरे को छोड़कर किसी खोई हुई उसे चमक का पीछा करे जो उसे कभी ना मिल पाए। लेकिन अभिमन्यु का मूड चाहे जैसा भी हो, ईशा को देखकर उसका मूड हमेशा अच्छा हो जाता था, क्योंकि इस समय फोन पर बताने किस बात किए जा रहे थे उसे तो ये भी नहीं पता चला कि कब अभिमन्यु उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अभिमन्यु ईशा के पीछे खड़े होकर के उसे छत से पीछे से हक कर लेता है। ईशा, जो कि इस समय फोन पर बात कर रही होती है, अचानक से छुए जाने पर घबरा जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन फिर अभिमन्यु उसके मुंह पर अपने हाथ रखते हुए उसके कानों के पास जाकर कहता है, शांत हो जाओ बेबी, इतना हैरान मत हो, बिकॉज इस टाइम पर एक्शन। अभिमन्यु के गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस करने पर ईशा के पूरे शरीर में गूसेबम्स आने लगते हैं। उसे कैसा लगता है जैसे उसके शरीर के हर एक बाल अपनी अपने जगह पर खड़े हो गए हैं। वो तुरंत अभिमन्यु की पकड़ से निकलने की कोशिश करती है। अभिमन्यु उसके ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे घूमकर दीवार से सद देता है और एक हाथ से उसका फोन लेकर के बेड पर फेंक कर उसे अपने बड़ों के बीच जाकर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बहुत हो गया, अब मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। क्या अभिमन्यु की बातें समझकर आदित्य अपने रिश्ते में एक और कदम आगे बढ़ा पाएगा, अपने अतीत से बाहर निकल पाएगा? और आखिर होने क्या वाला है अभिमन्यु और ईशा के बीच में, और क्या कहने का कोशिश कर रही थी ईशा? चैप्टर 85 कीर्ति के मन में मौजूद दर्द। अभिमन्यु और ऐसा है इस समय एक दूसरे के एकदम करीब खड़े होते हैं, लेकिन इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ आगे कर पाता, ईशा के मुंह पर जो उसका हाथ रहता है ऐसा उसे काट लेती है। अचानक उठे दर्द के कारण अभिमन्यु की पकड़ ईशा पर ढीली हो जाती है। रिक्शा उसकी पकड़ से छूटकर बाहर निकल जाती है और उसे घूरते हुए देख रही होती है और कहती है, अभी इन सब चीजों का समय नहीं है, अभी मैं अनमोल से बात कर रही थी दादाजी की तबीयत के बारे में। इतना कहकर ईशा तुरंत बेड पर मौजूद फोन को उठा लेती है। फोन अभी भी चल रहा होता है। उसे अपने कान के पास जैसे ही ऐसा लगती है, दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, ऐसा क्या किया तुम्हारे पति ने? अभिमन्यु की गई हरकत के बारे में सो करके और किस तरह से अनमोल जैसे छोटे से बच्चे पर कुछ गलत असर न पड़े, ये सोच करके ईशा ने तुरंत अपना गला साफ करते हुए कहा, कुछ भी नहीं, दरअसल हम लोग कुछ बात कर रहे थे। दूसरी तरफ नेटवर्क नहीं मिलने के कारण इस समय दीवार पर बैठकर बात कर रहे हैं। अनमोल के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो सोच रहा था, यह आदमी सिर्फ शादी हुई है और ईशा कितना परेशान कर रहा है, बेचारी को ठीक से बात ही नहीं करने दे रहा था। अनमोल अपने ख्यालों से बाहर तब आता है जब ईशा उससे पूछती है, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे दादी जी के बारे में, क्या हुआ है उनकी तबीयत को? अनमोल 24 लंबी गहरी सांस लेता है और फिर धीरे से कहता है, दरअसल ऐसा है, पिछले 5-6 दिन से दादाजी इतना ठीक से कुछ खा रहे हैं और ना ठीक से सो ही पा रहे हैं। नींद पूरी न होने के कारण वो इतनी चिड़चिड़ा हो गए हैं कि छोटे छोटे बात पर डांटना लगते हैं। दूसरी तरफ ये सुनकर ईशा चिंता में पड़ जाती है। अभिमन्यु जिससे रहा नहीं जा रहा था, उसे जानना था कि आखिर ऐसा क्या बात है, अनमोल की ऐसी कौन सी बात है जैसे सुनने के लिए निशान है। उसे दांत काट दिया, वह भी बिल्कुल ईशा के बगल में खड़ा था। दादाजी के खराब तबीयत के बारे में सुनकर के उसे समझ में आ गया था कि आगे क्या कर रहा है।
ईशा को पता था कि दादाजी की तबीयत कोई पहले ठीक थोड़ी ना हुई थी, वो तो उसके इस लॉकेट के अंदर हीलिंग स्पिरिट थी जिसकी वजह से उनके पेट में मौजूद ट्यूमर रखना एक्टिव नहीं था, धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा था। लेकिन आप वो इतने समय से उनसे दूर थी, इसीलिए उसका असर खत्म हो चुका था। उसे दादाजी को यहाँ लाना था, वही ऐसा कोई बात बता रही थी कि उन दोनों के दिमाग में से ही बात चल रही थी। कुछ देर और बातें करने के बाद ईशा अपना फोन कट कर देती है और पीछे घूमकर देखती है बेड पर बैठे बैठे उसके कहने का इंतजार कर रहा होता है। ईशा अपने पेट पर एक हाथ रखते हुए उसके पास जाती है और वहां उसके बगल में बैठकर के उसके करने पर अपना सर टिक कर कहती है, दादू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या मैं उन्हें। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती है, अभी मैं तुरंत बोल देता है, तुमने अपने भाई के साथ वापस बुला लो, यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं और बुआ भी है, वो सारा इंतजाम करवा देंगे, हम लोगों से मिल भी लेंगे और उनका इलाज भी हो जाएगा। अभिमन्यु की बात सुनकर के ईशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अभिमन्यु के हाथों को पकड़ते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, तुम नहीं जानते तुमने मेरे दिल पर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। लेकिन अगर मम्मी जी और अभिमन्यु उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, मम्मी की टेंशन तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है, दादाजी है ना, अगर मेरे दादाजी हमारा साथ देंगे तो मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, और वैसे भी मम्मी खाली बोलती हैं, उनका वैसा कोई मतलब नहीं रहता है। ईशा अपना से हिला देती है, लेकिन वह तो अपने मन ही में सोच रही थी, क्या आखिर कितना मतलब नहीं रहता है। तुम जब से गए थे तब से 3 घंटे के अंदर 50 ताने मार चुकी और 7 सवाल पूछ चुकी है। मुझे तो खेती भाभी पर दया आती है। आदित्य भैया को देख करके साफ साफ लगता है कि वो कीर्ति भाभी के लिए उतने सपोर्टिव नहीं है जितने आप मेरे लिए हैं। पिछले 2 साल से बेचारी कैसे तानी सा रही है, अब ये तो वही जानती है। ईशा कुछ देर वैसा ही अभिमन्यु की बाहों में ही रहती है। दूसरी तरफ कीर्ति बाथरूम का दरवाजे के बंद होने की आवाज से अचानक से अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलते ही सबसे पहले उसके सामने आदित्य आता है, जो कि इस समय शर्टलेस और सिर्फ लोअर पहने अपने एक हाथ से अपने बाल सुखा रहा होता है। कीर्ति कितना चाहते हुए भी उसके 6 पैक एब्स और टोन बॉडी देख रही होती है। वैसे भी आदित्य को जी भर के देखने का मौका ही उसे बड़े नसीब से मिलता था, लेकिन जब वो आदित्य के सीने को देखते हैं तब ना चाहते हुए भी अपनी नजरें फेर लेती है। उसकी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा दर्द था तो आदित्य के सीने पर वह चोट के निशान ही थे, जो उसकी जिंदगी का दर्द बनते थे। दूसरों को अपनी शादी के समय की फोटोज या फिर वेडिंग रिंग, कोई ज्वेलरी, कोई जगह, कोई लेटर, ये सब चीज उनके प्यार की, उनके साथ की याद दिलाती थी। लेकिन आदित्य और उसके लिए तो आदित्य की जिंदगी में बिता वो सबसे काला दिन और उसकी निशानी बच गई है। उसके सीने पर मौजूद इतना बड़ा दाग उन दोनों को याद दिलाता था कि क्यों उनकी शादी हुई है, कि क्यों आ जाओ कीर्ति शर्मा से कीर्ति आदित्य सिंघानिया हुई, क्यों आज तक उसे उसके पति का प्यार नहीं मिल पाया, क्यों 19 साल की कीर्ति के सारे सपने चकनाचूर हो गए। आदित्य कीर्ति पर ध्यान नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसके पास सच में कीर्ति के चेहरे पर झलक रहे उसे दर्द को मिटाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो खुद इस मामले में बेसहारा था कि दुनिया में हर चीज का इलाज था, लेकिन बस एक दिल पर लगी चोटों का इलाज कोई नहीं कर सकता था। 1 घंटे बाद दिशा अपने कमरे से बाहर निकलती है और सीधा किचन की तरफ चली जाती है। इस समय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रहती है और मन में बहुत सारी खुशी। अगर दादाजी और अनमोल कल सुबह ही आ रहे होते हैं, पूरे 1 महीने बाद वो अपने प्यारे दादाजी से मिलने वाली है, लेकिन उसका अच्छा मूड उसकी प्यारी सासू माँ खराब ना करे, इसीलिए उसे रात का खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ऊपर से अभिमन्यु की बहन आने वाली है। सासू माँ के साथ तो इस जन्म में लड़ाई होती रहेगी, लेकिन घर की बाकी लोगों के साथ रिश्ता नहीं बदलना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। ईशा जैसे किचन में पहुंचती है, वहां पर पहले से ही कीर्ति को काम करता देखकर हैरान रह जाती है और तुरंत कीर्ति के पास जाकर कहती है, अरे भाभी, आप अकेले ये सब क्यों कर रही है, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं। ईशा के मुंह से भाभी सुनने के बाद की 1 सेकंड के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर हल्की सी स्माइल के साथ वापस से काम में लगाते हुए कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो ना, और सुबह तुमने सारा खान लगभग अकेले ही बनाया था, इसलिए तुम्हें तो आराम करना चाहिए, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। इसके बाद गैस पर रखा कुकर उतार कर कीर्ति कहती है, तुम टेंशन मत लो, सारा काम मैं अकेले थोड़ी ना करूंगी, इसके बाद जो भी कुछ बचा है वो तुम कर देना। एकता सरकार ऐसा थोड़ा मुस्कुराती है और अपना सर हमें हिलाकर कीर्ति की मदद करने लगती है। कीर्ति उसकी तरफ हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, तुमने मम्मी जी की बातों का बुरा मत माना करो, वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए हमेशा उनके लिए बेस्टी चाहती है, और फिर उनके बच्चे इतने लाजवाब हैं कि कोई क्या ही करे। उनका बहुत मन था अभिमन्यु के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढने का, क्योंकि सोनिया दीदी ने लव मैरिज की थी और मेरा और आदित्य का तो कोई मेल ही नहीं था, इसीलिए वह चाहती थी कि अभिमन्यु की शादी स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। उसकी यह बात सुनकर के ईशा उसकी तरफ देखने लग गई थी, थोड़ा घबरा गई थी। उसे लगाकर कहीं स्टैंडर्ड वाली बात सुनकर ईशा को बुरा ना लगे, इसीलिए वह संभालते हुए कह रही थी, मैं वह नहीं कहना चाह रही थी, दरअसल तुम्हारे दादाजी, अब सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। ईशा कीर्ति की तरफ देखते हुए एकदम सीरियसली पूछता है, भाभी आपने ऐसा क्यों कहा कि आपका और भैया का कोई मेल नहीं, क्या प्रॉब्लम है, आप इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी जॉब करती है।
ईशा की बात सुनकर कीर्ति ईशा की तरफ अपना सर हल्का सा झुकाकर देखते हुए कहती है, मैं जो भी हूं ना वो सिर्फ आदित्य की वजह से हूं, उनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं था। वो इतनी परफेक्ट है ना कि उनके लिए मैं परफेक्ट बनने की कोशिश करती हूं। मेरे पास अपना कहने के लिए इस दुनिया में आदित्य के अलावा और कोई नहीं है। आज तक मैं जिंदगी से जो भी कुछ मांगा है ना मुझे कभी नहीं मिला। वहीं पर आदित्य है सक्सेना फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, इतने बड़े बिजनेस को अपने दम पर खड़ा करने वाला, दिल्ली का सबसे अमीर आदमी। हमारे बीच दूरी बिल्कुल जमीन और आसमान की तरह है ऐसा, और मैं तो जमीन पर पड़ी धूंध के बराबर भी नहीं हूं। आज अगर मैं यहाँ हूं ना तो वह भी गलती है, बस एक गलती। कीर्ति की बातें सुनकर के ईशा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था किसी क्या कहना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो अगर वो अपने आप को अभिमन्यु से कंपेयर करे तो उसके और अभिवृद्धि के बीच में भी कुछ भी से नहीं है, लेकिन उसने कभी भी अपने बारे में यह नहीं सोचा कि वो अभिमन्यु के लायक नहीं है। आज उसके अंदर जितने भी चेंज आए हैं, हाँ वो अभिमन्यु की वजह से आए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है क्यों उसका कोई वजूद ही नहीं है। उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आज सुबह जिस तरह से करती उसे देख रही थी, साफ साफ पता चल रहा था कि उसे जलन हो रही है। फर्स्ट इंप्रेशन में तो उसे भी करती कुछ खा सकती नहीं लगी थी, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि कीर्ति के अंदर इतना दर्द होगा। क्यों अपने आप को इतना कमजोर समझती है। एक औरत की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और एक आदमी की लाइफ पर अगर एक औरत सपोर्ट सिस्टम बढ़ सकती है, एक औरत की लाइफ में भी एक आदमी सपोर्ट सिस्टम बच सकता है। इसमें इतना ज्यादा गिल्टी, इतना ज्यादा खुद को गिरा हुआ फूल करने की क्या जरूरत है। कीर्ति को ये बात ईशा की समझ में नहीं आ रही थी। कीर्ति अपनी आंखों से छलक रहे अपने आंसू पोंछकर ईशा की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा मेरे बारे में बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे तुमसे कुछ कह रहा है। ईशा कीर्ति के बदले मिजाज को इग्नोर करते हुए एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उससे पूछता है, क्या कहना है। किसी पीछे घूमकर काउंटर पर रखे एक कपड़े के बैग को उठाकर के ईशा को देते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए प्लीज समझ, तुम्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए थे, मैंने भी रेडी किया था, लेकिन सबके सामने देने में इतना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ। पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन फिर भी। और मुझे तुमसे बस इतना कह रहा है कि मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी से जलती हूँ, वो बस हालत के हाथों मजबूर हो। मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने जो भी पाया मुझे कभी नहीं मिला, आदित्य के अलावा और कुछ भी नहीं मिला मुझे, इसीलिए शायद सुबह मेरा वैसा रिएक्शन था, पर प्लीज मुझे गलत मत समझना, ओके। ईशा कीर्ति की बातों को सुनती है, फिर वो पेपर का बैग खोल करके उसके अंदर से जब वो गिफ्ट निकलती है तो उसके अंदर दो जोड़ी छोटे छोटे क्यूट सॉक्स होते हैं और दो छोटे छोटे ग्लव्स होते हैं, दोनों ही पिंक और ब्लू कलर में होते हैं। वो इतने छोटे और इतने प्यारे होते हैं, क्यों नहीं देखते ही ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह एक्साइटेड होकर कहती है, इसे आपने बनाया है। उसकी बात सुनकर कीर्ति थोड़ा शर्माते हुए कहती है, हाँ वो मैंने ही बनाया है, मैं इधर कुछ दिनों से यह हैंडमेड स्वेटर और बाकी सारी चीजें बनाना सीख रही हूँ, तो बस बना दिया। मुझे पता नहीं है ना कि लड़का है या लड़की है, इसीलिए मैंने दोनों ही बना दिया, तुम्हें जो अच्छा लगेगा वो इस्तेमाल कर सकती हो। उसकी बात सुनकर ईशा उसे थैंक यू कहती है। प्रीति को पहली बार किसी ने इतने प्यार से किसी चीज के लिए शुक्रिया कहा था, पहली बार उसकी किसी ने तारीफ की थी। इतने सालों में उसके चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह भी ईशा को गले लगा लेती है। ईशा उसे गले लगाकर अचानक से सच में पड़ जाती है। आखिर ऐसा हुआ क्या जो एक 22 साल की लड़की जिसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई, उसके मन में इतनी तकलीफ है। क्या वजह है जो आदित्य और कीर्ति का रिश्ता ऐसा है, किस तर्ज पर हुई थी की शादी। चैप्टर 86। अमृत रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। शाम के 7:30 बज चुके थे, सब लोग वापस घर में आ चुके थे। ईशा और कीर्ति किचन में से एक एक करके खाना डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर रहे थे। अभिमन्यु आदित्य के साथ सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए कुछ बातें करते करते ईशा के पास आ जाता है और उसे इतनी हर बढ़ाते हुए काम करता देखकर उसे कहता है, बस करो, हो गया, जो बचा हुआ काम है वही बाकी सर्विस कर लेंगे, अगर सब कुछ तुम्हें ही करना है तो इन सब लोगों को किस लिए रखा गया है। और फिर आगे बढ़कर के ईशा का हाथ पकड़कर उसे ला करके अपनी बगल वाली चेयर पर बैठा देता है। कीर्ति कोने में खड़ी होती है, उसे वहां पर खड़ा देख करके ईशा उसे कहती है, भाभी आप भी चलिए, सब लोग साथ में खाना खाते हैं। ईशा की बात सुनकर चंचल भी कहती है, बैठ जाओ, तुम्हारे खड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को। कीर्ति भी ईशा की बात मानकर आदित्य के बगल में बैठ जाती है। सभी लोग बैठे होते हैं। उर्मिला चंचल की तरफ देखते हुए कहती है, भाभी सब लोग तो आ चुके हैं, अब किसका इंतजार कर रही है आप। चंचल उर्मिला की तरफ देखते हुए कहती है, दीदी सोनिया आ रही है, उसी का इंतजार कर रही हूँ, उसने मुझे कॉल किया था, बस 10 मिनट में यहाँ पहुंच ही रही है। शंकर जी इस बार पूछते हैं, और विराज। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर के अचानक से चंचल का मुंह बन जाता है। वह तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैसे के सिलसिले में पिछले 10 दिन से बाहर है। सोनिया घर पर अकेली ना रह जाए इसलिए उनके 2-3 रिश्तेदार आए हैं यहाँ पर उसे कंपनी देने, कंपनी का तो पता नहीं पर परेशान जरूर कर रहे हैं। उसकी बात पर उर्मिला पूछता है, अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया। चंचल एक टिश्यू पेपर उठाकर अपने हाथ उससे साफ करते हुए कहती है, अभी आएगी ना, खुद ही पूछ लीजिएगा, वैसे भी अब मैं
इतनी देर में बेल बजाने की आवाज आती है। एक में जाकर दरवाजा खुलता है और एक पिंक कलर की कुर्ती पहने एक लड़की अपने हाथ में कई सारे शॉपिंग बैग्स लिए घर के अंदर आती है। उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र होते हैं। उसने अपने घुंघराले बालों को खोल कर रखा होता है, बिल्कुल दूध जैसी दूरी, और उसका चेहरा बिल्कुल चंचल से मेल खाता हुआ। वह मुस्कुराकर अंदर जाकर अपने हाथ में रखे शॉपिंग बैग्स को पटक कर सीधा ईशा की तरफ भागती है। एक बार के लिए तो ऐसा घबरा जाती है कि कहीं ये लड़की उसी से ना टकरा जाए, लेकिन फिर अचानक से वह लड़की ठीक उसके बगल में बैठे हुए अभिमन्यु के ऊपर लगभग कूदते हुए कहती है, मेरा प्यारा छोटू। अभिमन्यु बेचारा किसी तरह से खुद को संभालता है, पर वह अपनी बड़ी बहन को अच्छी तरह से जाता था। लड़कियों जैसी हरकतें करने की तो उसकी आदत ही नहीं, इसलिए कूदना, साधना, भागना, दौड़ना, ये सब करना तो नॉर्मल था। सोनिया अभिमन्यु से अलग होते हुए उसके दोनों गालों को कसकर खींचकर कहती है, तेरे पास टाइम नहीं है ना अपनी इकलौती बहन से बात करने का, जब भी फोन करो बीजी बीजी बीजी, मतलब हद हो गई है। और तूने चुपके चुपके शादी कर ली, कहाँ है मेरी भाभी? अभिमन्यु अपने गालों पर से सोनिया के हाथ हटाते हुए कहता है, ओ सोनिया, क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे गाल। इस पर सोनिया अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, तूने फिर मुझे सोने का? सोनिया नहीं हूं मैं, तेरी दीदी हूं, दीदी। चंचल जी बी अभिमन्यु की साइड लेते हुए कहती है, सोनू, लकड़ियों डे से हरकतें करना कब शुरू करेगी तू, अब शादी हो गई है। सोनिया मुंह बनाकर चंचल जी की तरफ देखते हुए कहती है, मामा प्लीज, दोनों भाइयों के मेरे, और यह छोटू 3 साल से गायब था, अपनी सगी बहन की शादी में बारात के साथ आया था यह, और अगले दिन ही बिना बताए वापस चला गया। गुस्सा होना बनता है ना पापा? शंकर जी भी अपनी बेटी की साइड लेते हुए, बिल्कुल सही कहा तूने, एकदम मैं तेरे साथ हूँ। इसके बाद सोनिया थोड़ा और आगे बढ़ती है और आदित्य के पास जाकर खड़े होते हुए कहती है, और भैया आप पिछली राखी का गिफ्ट मेरा अभी भी ड्यू है, मुझे आज क्या चाहिए? नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए। उसे दिन भी इंसान खाली राखी बनवा कर चले गए थे, कोई इन्हें कुछ भी। चंचल दिया खड़ी होकर के कहती, ठीक है बाबा, सुनो, ठीक है, तू जो भी रहेगी सब मान लिया जाएगा, पर अभी खा ले और खाने दे और अपनी नई नवेली भाभी से भी मिले। सोनिया अपने सर पर एक थपेड़े मरती है और अभिमन्यु के पास बैठी ईशा की तरफ जाकर उसे देखते हुए कहती है, हेलो ईशा, वेलकम, तुम्हारा हमारी सक्सेना फैमिली में स्वागत है। मैं हूँ तुम्हारी नाना, जैसे तुम मुझे अपना फ्रेंड बन सकती हो। मेरा नाम सोनिया सक्सेना शादी के पहले था, अभी सोनिया सहगल है। ईशा अपने सामने खड़ी चुलबुली लड़की को देखते हैं जिसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट रहती है, और उठकर खड़ी हो जाती है और हल्का सा शर्माते हुए कहती है, हेलो दीदी। सोनी अपनी कमर पर हाथ देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही अपने पति को भी सिखाना कि मुझे दीदी बोले हैं, ना कीर्ति भाभी। सोनिया की बात सुनकर कीर्ति उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। सच कहे तो पूरी सक्सेना फैमिली में अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी नॉर्मल था, जिसे बाकी सब चीजों से इतना मतलब नहीं था, सिर्फ हंसना और दूसरों को हंसाना, उनकी खुशी में शामिल होना पसंद था, वह सिर्फ और सिर्फ सोनिया थी। सोनिया को देखकर ईशा के मन में एक ही बात चल रही थी, लगता है पापा जी और माँ जी ने अपने अंदर की जितनी भी खुशी और बचपन था सब सोनिया दी को पैदा करने में इन्वेस्ट कर दिया, तभी तो आदित्य भैया बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं और ये हमेशा गुस्से में रहते हैं। अपनी पोती को देखकर के अभिमन्यु के दादाजी भी खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहे थे। आखिर लड़कियां ही तो किसी भी परिवार की जान होती है, रौनक चहल पहल उन्हीं से तो होती है। अभी बोला आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में अचानक से धाम की आवाज गेट पर से सुनाई देती है। सभी लोग का ध्यान उसे तरफ जाता है। गेट पर मौजूद इंसान को देख करके अभिमन्यु और ईशा दोनों की आंखें फैलकर चूड़ी हो जाती। बाकी परिवार में सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा था। उनके सामने एक जीती जागती औरत थी, वह तो ठीक था, पर वह औरत जैसी थी ही नहीं, मतलब वह इतनी मोटी थी कि ऐसा लगता था जैसे कि मोती मोती तीन औरतें एक साथ खड़ी हो। उसके चेहरे पर बहुत सारे दाने थे और उसका रंग बिल्कुल गला। उसे देख करके सभी लोग हैरान थे। वह मोटी औरत इस समय काफी ज्यादा गुस्से में थी और वह तुरंत डाइनिंग टेबल के पास जाकर के इस समय तक अपनी चेयर पर बैठी। सोनिया जो कि चंचल जी के बगल में बैठी थी, उसकी तरफ अपने हाथों से इशारा करके गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, सोनिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे इस तरह से बाहर खड़ा कर दिया और अंदर भी नहीं बुलाया और कुछ खाने लग गई, तुमने समझ के रखा है मुझे? उसे औरत की आवाज बिल्कुल किसी आदमी की तरह थी। उसकी आवाज सुनकर आखिरकार अभिमन्यु अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है, चलो कम से कम ईशा की आवाज बहुत अच्छी थी। चंचल जी उसे मोटी औरत को एक झलक दिखती और फिर अपना मुंह फेर लेती है और पहली बार अपने दोनों बहू के बारे में अच्छा सोचते हुए खुद से ही कहती है, अरे यार जो औरत कैसी है, मुझे तू देख भी नहीं जा रहा है। चलो अच्छा है मेरे बेटों के पास इतनी तो समझ थी कि दिखने में सुंदर लड़कियों से शादी की, वरना मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। वह औरत सबकी तरफ अपनी नजर घूमती है और सोनिया को एक बार फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहती है, घर की बहू होने के बाद भी तुमने अपनी नंद की रिस्पेक्ट नहीं की और उसे इस तरह से बाहर छोड़ दिया और खुद मजे से बैठकर खा रही हो, और अब बोले जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। चलो उठो और मेरे लिए खाने की प्लेट लगाओ।
उसकी इस बात को सुनकर के शेखर जी थोड़े गुस्से में आ जाते हैं। हाँ ठीक है, उनके पोती की शादी हो गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी उनकी पोती को कुछ भी कह सकता है। घर में और भी लोग हैं, उनसे कहना चाहिए, उनके पोती कोई नौकरानी थोड़ी ना है। आदित्य अभिमन्यु उसे जगह पर मौजूद किसी को भी उसे औरत की बात अच्छी नहीं लग रही थी। सोनिया की पर्सनैलिटी को वहां मौजूद सभी लोग अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि सोनिया आप पक्का इसे कुछ न कुछ कहेगी, लेकिन सोनिया चुपचाप उठ करके उसके लिए प्लेट लगाने लगती है। सोनिया को इस तरह से देख करके अभिमन्यु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी बहन को सिर्फ वही परेशान कर सकता था, किसी दूसरे का हक नहीं बनता था उसकी बहन को परेशान करने का। अभिमन्यु तुरंत उठकर कुछ कहने वाला होता है कि इतने में सोनिया घूमकर उसे बस एक नजर भर देख लेती है। अभिमानी फिर से वैसे ही बैठ जाता है। सोनिया उसे खाना सर्व करने के बाद मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल के पास आती है और कहती है, आप लोग अपना अपना खाना स्टार्ट करिए ना, ऐसे छोटे छोटे बातों पर इतना टेंशन नहीं होना चाहिए। सोनिया को कोई ना भी नहीं कह सकता था, इसीलिए सब लोग अपना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी से ठीक से खाया नहीं जाता क्योंकि वह औरत एक एक करके सोनिया को ऑर्डर पर ऑर्डर ही दिए जा रही होती है। बेचारी को बैठकर एक निराला भी ढंग से खाने का मौका नहीं मिलता। डाइनिंग टेबल पर रखा आधा से ज्यादा खाना तो अकेले ही खा लेती है। कम से कम 13 से 14 लोगों का खाना बना था और उसने एक एक करके सबका खाना अकेले ही चेक कर दिया। इन सब चीजों से परेशान होकर के शेखर जी उठकर अपने कमरे में वापस चले गए। शंकर से भी और रुक नहीं जा रहा था, तो वह भी अपने पिताजी के पीछे पीछे निकल लिए। चंचल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि जिस बेटी को उसने इतने प्यार से पाला था वह इस तरह से किसी की नौकरानी बनकर खुलती फिर रही है। इरिटेट होकर वह भी उठकर वहां से चली जाती है। औरतों के मामले में आदित्य और अभिमन्यु तो कुछ कह भी नहीं सकते थे। खैर, अभिमन्यु के लिए औरत और आदमी एक ही बराबर थे, लेकिन आदित्य उसे खींचकर अपने साथ स्टडी में ले जाता है। आखिर उनके लिए इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी कल का प्लान है, और कल तो दादाजी और अनमोल दोनों ही आ रहे हैं। रास्ते में कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, इस बात का ध्यान भी देना है। और जहां तक बात रही सोनिया की, तो वह इन सब चीजों को अच्छे से संभाल सकती है। कम से कम इतना तो भरोसा है उन्हें अपनी बहन पर। और जहां बात बिगड़ी, फिर सक्सेना परिवार को चैलेंज करने की हिम्मत ऐसे ही किसी के अंदर दिल्ली में नहीं है। ईशा और करती लेकिन वही खड़ी रहती है। आखिरकार वह औरत खाने के बाद उठ करके खड़ी होती है और सोनिया की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे लिए एक अच्छा सा गेस्ट रूम रेडी करो। भाई पास में खड़ी सर्वेंट की तरफ इशारा करती है और वह मोटी औरत उसे सर्वेंट के साथ अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ जाती है। उसे औरत के जाने के बाद ईशा सोनिया के पास जाकर उससे पूछता है, दीदी यह सब क्या था और यह औरत कौन है? सोनिया एक उदासी भरी मुस्कान के साथ वही सफर पर बैठते हुए बताती है, विराज के चाचा की बेटी। विराज मेरे पति का नाम है, वह दिल्ली पुलिस में डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर है और यह सब मसाला उनके जायदाद से जुड़ा है जो कि उनके मम्मी पापा ने उनके लिए छोड़ी है। दूसरी तरफ आदित्य के स्टडी रूम में एक साथ बैठे अभिमन्यु और आदित्य कितनी देर में तेज कदमों के साथ समय अंदर आता है और दरवाजा खोलकर लगभग चलते हुए बताता है, अमृता रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। चैप्टर 87, छुपा दुश्मन और दादाजी आ गए। अमृता रोहित की एक्सीडेंट की बात सुनकर के अभिमन्यु और आदित्य बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अभिमन्यु अपने चेयर पर से उठकर समय की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या कह रहे हो? वह दोनों तो दादाजी और अनमोल को लेने जाने वाले थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी बात सुनकर के समय एक गहरी सांस लेकर कहता है, ऐसा ही हुआ है। आज वह लोग ड्राइव कर रहे थे, उसे समय अमित को रियलाइज हुआ कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं। गाड़ी पूरी तरह से अपना कंट्रोल हो रही थी, इसलिए उसने किसी तरह से उसे गाड़ी को एक ऐसी जगह पर उसका रूट चेंज कर दिया ताकि किसी इंसान की जिंदगी पर कोई खतरा न आए। और टाइम रहते ही दोनों गाड़ी में से कूद गए। वह तो 5 मिनट के बाद एक बहुत बड़े धमाके के साथ वह गाड़ी फट गई। किस्मत थी, वरना हम लोग अपने दोस्तों को फिर कभी देखा नहीं पाते। अभी इस समय दोनों ही एक रात के लिए हिमाचल के बॉर्डर के पास एक होटल में रुके हुए हैं। मैंने दोनों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। उन दोनों को ज्यादा छोटे तो नहीं आई है, लेकिन माइनर इंजरीज हुई है। फिर भी वह लोग कल सुबह दादाजी को लेने के लिए निकल जाएंगे और कल रात तक वापस आ जाएंगे। इतना सुनते ही गुस्से के मारे अभिमन्यु ने अपनी मुठिया भेज ली थी। आदित्य सच में पड़ चुका था। अभिमन्यु अपनी आंखें हल्की सी बंद करता और कहता है, यह एक्सीडेंट नहीं था, यह एक सोची समझी की गई साजिश, एक अटैक था हमारे खिलाफ। कोई तो है जो यह नहीं चाहता कि हम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो, या फिर दादाजी और अनमोल यहाँ पर आए। अभिमन्यु की बात सुनकर के समय उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है। हमारे प्लान के बारे में किसी और को कैसे पता चल सकता है? वह तो हमने बहुत ही सीक्रेट थी कि डिजाइन किया था ना। अभिमन्यु अपने हाथों को टेबल पर हल्के हल्के बजाते हुए कहता है, यही कारण है कि दूसरी बात बिल्कुल सही है। कोई है जो नहीं चाहता कि ईशा के दादाजी और अनमोल यहाँ पर आए। कोई एक ऐसा इंसान है जिसे अनमोल के बारे में सब कुछ बताए, उतना जितना ईशा को भी नहीं पता है। अनमोल को लेकर के जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता।
अभिमन्यु की बात सुन करके सभी लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि बात तो सही थी। आज से 15 साल पहले ही सब लोगों ने मान लिया था कि अनमोल के पापा कार्तिक में सुसाइड कर लिया, लेकिन पिछले 15 साल से वह बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह यहाँ दिल्ली में रह रहे थे। इसका मतलब बात तो साफ थी, कोई तो ऐसा था जिसे अनमोल और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता था, और इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाकर इन सब चीजों को अंजाम दिया था। उन दोनों के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वह लोग ये बात समझ गए थे। इसीलिए अभिमन्यु अपनी चेयर पर बैठ करके धीरे धीरे कहता है, लेकिन सच में मानना पड़ेगा, जिस इंसान ने भी ये प्लान बनाया था उसके अंदर पेशेंस बहुत है। उसने इतने सालों तक इंतजार किया अपने प्लान को पूरा करने के लिए, और अब क्योंकि भेड़िए ने अपनी चाल चल दी है, इसलिए शेर अपना शिकार करने के लिए मैदान में जरूर उतरेगा। वो लोग नहीं चाहते ना कि अनमोल वापस आए, तो अनमोल वापस भी आएगा और इस मिशन में हमारे साथ भी जाएगा। मैं वह कभी नहीं होने दूंगा जिसको लेकर दूसरे लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे। पैसों की लड़ाई अगर जिंदगी और मौत के बीच आ गई है तो फिर इस जंग को जीतने वाला ही असली सिकंदर बनेगा। सॉरी वह तो हार गया था, मेरे कहने का मतलब है विश्व में पोरस बनेगा। अभिमन्यु समय और आदित्य की तरफ बिना देखे कहता है, अगर हमें शिकार को पकड़ना है तो उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ता है। अब तक उन्हें लग रहा है कि वह लोग जीत जाएंगे, लेकिन वह लोग जानते नहीं कि अभिमन्यु सक्सेना को पीछे रहने की आदत नहीं है, और आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं जिसमें उसे पीछे रखा हो। समय अभी तुरंत विराट को कॉल करके कहो कि मिशन में थोड़े चेंज आएंगे, हम लोग 2 दिन बाद की जगह कल रात को ही निकलेंगे। दादाजी और अनमोल के आने के बाद और पूरा प्लान एक बार क्लियरली डिस्कस करने के लिए अमृत और रोहित को भी यहाँ बुलाओ। जब तक ये सोने की खदान वाला ड्रामा कंप्लीट नहीं होता तब तक हम सब लोग साथ रहेंगे। और हाँ, हमारे जो सीक्रेट फोर्स है उससे एक बटालियन को बुलाओ और उन जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दो और स्पेशल कमांडोज रख दो जहां पर अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि बात अब पैसों की रही ही नहीं या फिर किसी को बचाने की या इंसाफ, अब तो बात जिंदगी पर आ गई है, और जब जिंदगी दांव पर लगती है तो जो हारा वही सिकंदर होता है। अभिमन्यु की बात सुनकर समय यह पूरी तरह से शांत हो गया था। आदित्य को कभी अपने भाई पर शक नहीं था, इसीलिए उसे अच्छे से पता था कि उसे इस बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। समय को भी अच्छे से पता था कि अब उसे क्या करना है। आखिर उन लोगों को एक बहुत बड़ा झटका जो लगने वाला था। समय वहां से बाहर जा रहा था कि तभी अभिमन्यु से रोकते हुए कहता है, और हाँ, इस मिशन में सिर्फ बंसल ही नहीं कोई और भी शामिल है। वह इंसान अंधेरे में है, इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे एहसास नहीं हो रहा है। अकेले बंसल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हमारी ताकत को चुनौती दे। कोई और है जिसका स्टेटस बंसल के बराबर ही है, जिसके पास दिमाग उनसे कई गुना ज्यादा है। अभिमन्यु की बात सुनकर के समय की आंखें छोटी हो जाती है, और जैसे कि उसे कुछ समझ में आ जाता है वह तुरंत अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उसके जाते ही आदित्य अपने छोटे भाई की तरफ देखा और कहता है, बंसल फैमिली के साथ सिर्फ एक और इंसान ऐसा है जिसके ऊपर मुझे राती भरकर यकीन नहीं है। अभिमन्यु उसे ग्लास टेबल पर मौजूद पेपर वेट के साथ खेलते हुए सिर्फ एक ही लाइन कहता है, जिसे सुनकर आदित्य शांत हो जाता है, यकीन तो मुझे भी नहीं है, पर कभी कभार अपने दोस्तों से भी ज्यादा यकीन अपने दुश्मन पर करना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गलती तो वह जरूर करेगा। दूसरी तरफ कीर्ति 2 कप में चाय भरती है और एक ईशा और दूसरा सोनिया को देती है। हाल के अंदर सोनिया ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वह लोग थोड़ी सी लाइट रिफ्रेशमेंट के साथ इस समय कीर्ति के कमरे में होते हैं। आदित्य और अभिमन्यु इतनी जल्दी तो वापस आएंगे नहीं, इसीलिए उन्हें अच्छा खासा मौका मिल गया होता है शांति से बात करने का। आपने चाय के कप में से एक सीप ले करके अपने आप को हल्का सा शांत करने की कोशिश करती है। चाय में मौजूद अदरक और तुलसी की रिफ्रेशमेंट उसे काफी ताजगी का एहसास देती है। उसके सर में जो हल्का हल्का से दर्द हो रहा था वह भी अब तक शांत हो गया होता है। विराज और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। मेरे दोनों भाई पढ़ाई के सिलसिले में ज्यादातर समय या तो अपने हॉस्टल में रहा करते थे, नहीं तो फिर अलग अलग कोर्सेज को अटेंड किया करते थे। पढ़ाई में मेरा उसका इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो डांस करना अच्छा लगता था, एक्टिंग पसंद थी, इसलिए मैं इस बारे में मन से बात की। इसके बाद मैंने छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट में ऑडिशन देना स्टार्ट किया और देखते ही देखे मेरा करियर चमक गया। विराज पापा के एक फ्रेंड थे जो कि उनके कॉलीग थे, उन्हीं का बेटा था। जब विराज 15 साल का था तब उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट पर मौत हो गई थी। उसके मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। उन्होंने विराज के लिए काफी कुछ छोड़ा था, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा था, उसने सिविल एग्जाम्स को क्रैक कर लिया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बाद में हम दोनों ने शादी भी कर ली। विराज का करियर काफी अच्छा था, इसके साथ साथ मुझे भी कोई खास प्रॉब्लम थी नहीं, तो हमारी शादी को लेकर के हमारे या यूं कहूं तो मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक। बस 1 साल पहले विराज के दादाजी जो कि शहर में रहना पसंद नहीं करते थे, उनकी मौत हो गई। उसकी दादी हमारे साथ आकर रहने लग गई। स्टार्टिंग में तो वह ठीक ही बिहेव करती थी, पर विराज को कम के सिलसिला में जब बाहर जाना होता था, कुछ काम होता था, तब उन्होंने अपना बिहेवियर बदलना शुरू कर दिया था।
सोनिया की कपड़े पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई थी। जो बात वह नहीं कहना चाहती थी वह यही बात थी, उसके एक्टिंग के पशन को लेकर के विराज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी शादी के बाद उसने खुद को कंट्रोल किया था और ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट को लेती भी नहीं थी। पर उससे भी विराज की दादी को प्रॉब्लम होने लग गई। उनकी सैलरी के पैसे और बाकी सारी चीज भी उनकी नजर में जब पड़ी तो उन्होंने उसे भी छीनकर अपने छोटे बेटे यानी विराज के चाचा को देना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो सोनिया कुछ नहीं कहती थी, लेकिन धीरे धीरे तो हद ही हो गई। जब भी कोई नया सामान हो यहाँ पर लाया करती थी, उसे या तो विराज के चाचा उठा लिया करते थे, नहीं तो उनके दो बेटे थे वह ले जाया करते थे। उसे तो कभी बार समझ ही नहीं आता था कि वह सामान अपने घर के लिए लाती है या फिर उनके घर के लिए। यहाँ तक कि विराज के मम्मी पापा की एक तरह से कह तो आखिरी निशान एक 3 तले का बंगला, जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी की पाई पाई जोड़कर बनाया था और अपने बेटे के साथ रहने के सपने देखे थे, उसकी चाबी भी विराज की दादी ने हथिया ली। इसमें केयर लिस्ट वह खुद ही थी। आखिर यह सब सामान उसके भरोसे विराट छोड़कर गया था, जिम्मेदारियां से निभाई थी, लेकिन वह क्या करती। एक 70 साल की बूढ़ी औरत को दांत सकती थी, झगड़ा थोड़ी ना कर सकती थी। नहीं तो सिर्फ उसकी रिपुटेशन पर ही नहीं बल्कि विराज की रिपुटेशन पर भी बहुत गलत असर पड़ता। उसने विराज को इस बारे में बताया था। विराज ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी दादी कुछ ना कुछ बहाना करके बात को डाल दिया करती थी। वह जितनी बार भी उनसे किसी भी चीज को लेकर के सवाल करता, वह अपने बुढ़ापे का रोना रोने लगती। चलो यहाँ तक भी सब ठीक था, लेकिन पिछले 1 महीने से उसके चाचा उसे पूछते नहीं बंगले के अंदर रह रहे थे और अपनी इस खबर बेटी को उसके घर भेज दिया था। पिछले 1-1.5 महीने से वैसे ही विराज एक केस को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में था। इस वक्त वह उसे कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन यह अपने आप इतनी सारी चीज मुसीबत बनकर आ गई। बार बार जाने के लिए खाने के बाद भी ना तो वह लोग वहां से हटने को तैयार थे और ना ही यह मोती यहां से जाने के लिए तैयार थी। दोनों परिवारों के साथ उसकी दादी उन्हीं के पैसे का खाती थी और उसी को सुनाती थी। सुन सुनकर उसके अंदर इतनी ज्यादा किड हो गई थी कि उसने एक दिन जो मन में आया वह दादी जी को सुना दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही दादी जी को एक स्ट्रोक आ गया। उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि डॉक्टर ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी। स्ट्रोक की वजह भी उन सब ने मिलकर उसे ही बना दी कि उसी ने दादी जी को इतना गुस्सा दिलाया जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। इसलिए आप बोलो उसे परेशान भी करते हैं, उसे पर हक भी जमाते हैं, उसे ऑर्डर भी सुनते हैं और उसके पैसे का खाता भी है। सोनिया की पूरी कहानी सुनाने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन बार बार ईशा के दिमाग में नीरज और उसके परिवार की बातें याद आ रही थी। वह लोग भी तो इसी तरह से खेलो, उन लोगों को भी उसके दादा के पैसों पर ऐश करना था, उसके दादा की खेत की जमीन पर अपना हक जमाना था और दिन रात उसके दादाजी को मारने की भी दुआएं करते थे। सच में आजकल की दुनिया में बेशर्म लोगों की कमी थोड़ी ना है, आसपास ढूंढो तो 10-15 बेशर्म घर में ही मिल जाते हैं। सोनिया अपने हाथ में मौजूद कप को सामने रख साइड टेबल पर रखते हुए कहती है, यही कारण है भाभी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। फिर तो समझ ही नहीं आता कि आखिर में क्या करूं। परिवार से रिश्ता एक हद तक निभाया जाता है, लेकिन आपके साथ अच्छे से रहने का यह मतलब थोड़ी ना है। क्या इतना ज्यादा परेशान करना शुरू कर दे। सामान लेने तक तो ठीक था, लेकिन विराज की मम्मी पापा की जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने बेटे के लिए छोड़ी थी। इस तरह से उसे पर कब्जा करना बिल्कुल सही नहीं था। और फिर एक एक पैसा मेरा पति बहुत मेहनत से कमाता है, उसके सर पर काम का वैसे ही इस समय बहुत प्रेशर है, ऊपर से ये लोग रोज कोई ना कोई नहीं नौटंकी शुरू कर देते हैं। कीर्ति उसे दिन सोचकर कहती है, तो फिर तुम इस बारे में हम लोग से हेल्प को सक्सेना फैमिली का तो दिल्ली में बहुत रिप्लाई और तुम उनकी बेटी हो, अगर तुम यहाँ से प्रेशर डालोगी तो उन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। ये सुनकर के सोनिया और ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाभी। वह लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं और विराज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और किसी भी रीजन को लेकर के एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, और जब तक ऐसा नहीं होगा वह विराज की दादी उसकी फैमिली के तौर पर वही रहेगी। इससे न सिर्फ राज के काम पर असर पड़ेगा बल्कि आसपास के मोहल्ले में, इनफैक्ट लगभग पूरे शहर में हमारी बेइज्जती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन सब में सबसे बड़ी विलन बनूंगी मैं। सोनिया की प्रॉब्लम ईशा अच्छी तरह से समझ रही थी, पर कीर्ति का कंफ्यूज चेहरा देखकर वह उसे समझाते हुए कहती है, भाभी आप नहीं जानती पर मैं जानती हूँ, मैं गांव में रही हूँ ना। ऐसे लोग बहुत बेशर्म होते हैं, अपने बुढ़ापे का अपनी अलग अलग तकलीफों का बहाना मार करके ये लोग लोगों की संपत्ति भी बटोर लेंगे और आपके इतने समय तक किए गए किसी भी काम का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इन शॉर्ट आप बुरी भी बन जाएगी और ये लोग इतना सब करके अच्छे भी रहेंगे। इस मामले में तो सिर्फ और सिर्फ जीजा जी जो कर सकते हैं वह कर सकते हैं, पर वह तो अभी शहर में ही नहीं है और वह शहर में नहीं है, यही कारण है कि यह लोग दीदी को और भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ईशा की बात सुनकर के सोनिया अपनी जगह से उठती है और कहती है, यही कारण है कि मैंने तय किया है कि जब तक मिराज वापस नहीं आते तब तक मैं अपने घर ही रहूंगी, वापस नहीं जाऊंगी।
सोनिया की बात सुनकर के कीर्ति और ईशा लंबी गहरी सांस लेते हैं। वह लोग अच्छी तरह से जानते थे कि उसके लिए ये सब कितना मुश्किल है। दूसरी तरफ सोनिया को बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वह बात बदलते हुए कहती है, वैसे ईशा भाभी, मैंने सुना आपके दादाजी और छोटे भाई यहाँ पर आने वाले। दादाजी के बारे में सुनकर के ईशा के चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराकर कहती है, आने वाले तो है पर कब आने वाले हैं यही नहीं पता। अभिमन्यु का रहे थे कि आज रात तक या फिर कल सुबह तक, अब देखिए कब तक आते हैं। ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट देख करके इस समय तक खिड़की के सामने खड़ी सोनिया हल्का सा मुस्कुरा देती है। वह ऐसे ही इधर उधर देख रही होती कि उसकी नजर में डोर से अंदर आ रही है गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी का सामने का बोनट बुरी तरह से खराब हो चुका होता है। इनफैक्ट उसके सामने मौजूद जो ग्लासेस होते हैं वह भी टूट चुके होते हैं, उन पर भी क्रैक आ गया होता है। गाड़ी की हालत देखकर के साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि पक्का इसका एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी वहीं गार्डन के बीचों बीच आकर रुकती है और तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोल करके एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसके हाथ में एक वॉकिंग स्टिक होती है। उसे आदमी को देख करके सोनिया कंफ्यूज हो जाती है और कंफ्यूजन के साथ कहती है, आखिर ये लोग कौन है भाभी, कहीं आपके दादरी तो नहीं? तो फिर क्या होगा अभिमन्यु का प्लान, और कौन है वह अंधेरे में छुपा हुआ दुश्मन जिसने न सिर्फ रोहित और अमृत का एक्सीडेंट करवाया बल्कि अभिनव और बाकी लोगों की मदद कर रहा है? और कौन है यह आदमी जो इस समय सक्सेना फैमिली के घर के बाहर खड़ा है? चैप्टर 88, कहीं अनमोल पकड़ा ना जाए। ईशा अपने दादाजी को देख करके एकदम हैरान रह जाती है और बिना कुछ सोचे समझे कमरे से निकाल करके उनसे मिलने के लिए भागती है। उसकी यह हरकत देख करके कीर्ति और सोनिया एक दूसरे को देखने लगती है। दोनों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट रहती है और दोनों ही उसके पीछे पीछे जाती है। बाहर निकाल करके ईशा देखती है कि अभिमन्यु, आदित्य, शेखर जी और उसके ससुर जी चारों जान इसमें बाहर ही खड़े थे। उसके दादाजी का वेलकम करने के लिए अपने पुराने दोस्त को देख करके शेखर जी आगे बढ़ते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। दादाजी कुछ कहते हैं जैसे सुनकर के शहर की जोर जोर से हंसने लगते हैं। ईशा हम लोग से थोड़ा दूर खड़े रहती है, उसे सुनाई तो नहीं देता लेकिन अपने दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर कैसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद एक एक करके आदित्य और शंकर जी सभी लोग जाकर उनसे मिलते हैं। अभिमन्यु अभी आगे बढ़ता है लेकिन फिर कुछ सोचकर वह पीछे घूम जाता है और उसके पास आकर उसके हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए उसे कहता है, दरवाजे पर से खड़े होकर के क्या देख रही थी, चलो मिलना नहीं है? ईशा तो एक सेकंड के लिए हैरान रह जाती है, फिर सबकी नजरें खुद पर महसूस करके उसे थोड़ी शर्म आने लगती है और वह अभिमन्यु की तरफ देखकर बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, ओहो आप भी ना, यह मेरा ससुराल है, यहाँ मैं जैसे चाहे वैसे नहीं रह सकती। और फिर दादरी तो घर के अंदर ही आ रहे थे ना, मुझे बाहर लाने की क्या जरूरत थी? देखिए सब लोग कैसे देख रहे हैं। ईशा की बात सुनकर अभिमन्यु खाली अपनी बहू में चढ़ा लेता है और उसे कुछ नहीं कहता। वही दादाजी सामने से आते हुए अभिमन्यु और ईशा को देख रहे होते हैं। उन्होंने पिछले 1.5 महीने से अपने पोती को नहीं देखा होता है। इतने दिनों में और कितनी बदल गई होती है। अब उसकी प्रेगनेंसी भी साफ साफ झलक रही होती है और जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वह उसका अभिमन्यु का साथ होता है। अपनी पोती को इस तरह से खुश देखकर उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बस झलकने की देरी रहती है। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने मरने से पहले तुझे इतना खुश देख पाऊंगा यीशु। अब तो अगर भगवान इस पल भी उठा लेना तो बस यही आशा रहेगी कि तेरे चेहरे पर यह मुस्कान हमेशा ऐसे ही बनी रहे। ईशा अभिमन्यु सामने आकर के एक साथ दादाजी का पर छूते हैं। दादाजी उन्हें सदा सुखी रहो का आशीर्वाद देते हैं। ईशा को अपने दादाजी से बहुत कुछ कहना था, बहुत सारी बातें करनी थी। अभिमन्यु को भी साफ साफ ईशा की उत्सुकता महसूस हो रही थी लेकिन वह जानता था कि सबके सामने वह कुछ नहीं कहने वाली, इसीलिए दादाजी की तरफ देखते हो मुस्कुरा कर कहता है, दादाजी आप घर के अंदर चलिए, आपके लिए मैं रूम अरेंज कर दिया है। अभिमन्यु की बात सुनकर दादाजी अपना सर हमें हिलते हैं। शेखर जी आगे बढ़कर अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चलो भाई कब तक बाहर खड़ा रहना है, इतना लंबा सफर करके आए हो, चलो। उन सब को जाता हुआ देख करके ईशा को कुछ याद आता है। वह दादाजी की तरफ घूमकर उनसे पूछती है, दादू अनमोल? अनमोल के बारे में सुनकर के दादाजी पीछे घूमकर वहीं पर खड़ी गाड़ी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तू तो जानती है ना, उसको ज्यादा लोगों से मिलने की आदत नहीं है, अंदर ही बैठा है। ईशा के मुंह से अनमोल के बारे में सुनकर के अभी मैं तुरंत गाड़ी की तरफ देखा है। उसे पहले से पता था कि दो जोड़ी नजरें उन्हीं की तरफ देखे जा रही है। अब उसे पता चला कि अनमोल ईशा अगर अनमोल कितने केयर नहीं करती तो कभी भी अनमोल को सक्सेना फैमिली के हाउस में घुसने नहीं देता। अपने दादाजी की बात सुनकर ईशा अपना सीरियल आती है और गाड़ी की तरफ जाते हुए कहती है, ठीक है मैं उसे ले आता हूँ, वह भी आप ही के साथ रह लेगा। इतना कहकर ईशा आगे बढ़कर के गाड़ी की तरफ जाती है और दरवाजा खोल करके अंदर बैठे अनमोल से कुछ कहती है। सुनकर के अंदर से बहुत ही धीमी आवाज आती है। अभिमन्यु दूर खड़ा होकर के सब देख रहा होता है, ऐसा कुछ सुनती है जिसे सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और देखते ही देखते दो जोड़ी पर बाहर आते हैं। थोड़े पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने एक 15 साल का लड़का बाहर आकर खड़ा हो जाता है।
उसकी हाइट ईशा की हाइट से थोड़ी सी ही बड़ी होती है और दिखने में काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसकी शक्ल को देखकर के अभिमन्यु को सीधा विराट के अस्पताल में रह रहे कार्तिक की याद आ जाती है और वह सोचने लगता है, दोनों बाप बेटे दिखने में तो काफी अच्छे हैं, पर पता नहीं क्यों इन्हें देख करके एक अजीब सी उलझन महसूस होती है। मानव कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल फैमिली से इन्हें अलग बनाता है, और यह बात सोने के खदान से रिलेटेड है। अभिमन्यु ऊपर से नीचे तक अपनी गहरी नजरों से अनमोल को घूरने लगता है। दूसरी तरफ ईशा के साथ बात करते हुए अनमोल को अपने ऊपर दो जोड़ी नजरें महसूस होती है। घूमकर जब वह देखता है तो अपने सामने खड़े इंसान को देख करके दंग रह जाता है। अचंभित शब्द काफी नहीं होगा इस समय जब वह फूल कर रहा है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। आज से पहले उसने कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा था। इस जगह पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, बहुत नाम है जिनका, लेकिन इस आदमी जैसा कोई नहीं। गहरी आंखें, पतले होंठ, चेहरे पर वह भाव, सब कुछ दिख रहा था कि इस टक्कर लेना कितना खतरनाक है। तुम हमेशा मुझे बेवकूफ बेवकूफ क्यों कहते हो? अरे अब कुछ बोलो भी, कहाँ देखा? ईशा काफी देर से अनमोल से बात करी थी, लेकिन अनमोल उसे हमेशा कुछ ना कुछ कहकर इस तरह से देखा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। अभी वह तब से उसे कुछ कह रही है लेकिन ये सुनी नहीं रहा है। ऐसा घूम कर देखती है तो अनमोल को अभिमन्यु को देखा हुआ पाती है। अभिमन्यु अनमोल को देख रहा होता है। अनमोल को बाहर आता देख करके शिखा जी के बार बार कहने पर सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वह दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। ईशा आप अभिमन्यु और अनमोल के बीच में खड़ा होकर के उन दोनों की तरफ एक एक बार देखी है और कहती है, अम्मू इधर देखो बेटा, यह है तुम्हारे जीजा जी अभिमन्यु, और अभिमन्यु इससे मिली है, ये है वह लड़का अम्मू। अनमोल अब जब मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो एक दूसरे को घूरना बंद करिए और अंदर चलिए, यहाँ हम लोग खड़े रहेंगे ना तो सब लोग बाहर आ जाएंगे फिर से। इतना कहकर वह उन दोनों का ही हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाने लगती है। कुछ सोचकर अनमोल अपना सिर नीचे झुका लेता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु अनमोल को इस तरह से अपना सर झुकाता हुआ देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ ईशा के हाथ को मजबूती से पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ज्यादा हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से ठोकर खाओ और गिर जाओ। ईशा मुंह बना लेती है लेकिन आगे कुछ नहीं रहती। ये देखकर के अनमोल अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अभिमानी और ईशा के बीच की यह नजदीकियों से अच्छी नहीं लग रही होती। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। वैसे भी रात हो चुकी होती है। अनमोल और दादाजी ने बाहरी खाना खा लिया था, इसलिए सफर से थके होने के कारण वह लोग सोने चले जाते हैं। ईशा डिसाइड करती है क्या वह सीधा सुबह ही अपने दादाजी से अच्छे से बात करेगी। ईशा जहां एक तरफ अभिमन्यु की बाहों में सो रही होती है, उसे पता नहीं होता है कि कल का दिन अपने साथ कितने नए कुल्सी और कितनी नई मुसीबतें लाने वाला था। मुसीबतें जिनसे सिर्फ जान कोई नहीं बल्कि सब पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह बिना ईशा को जगाए लगभग 5 बजे के करीब अभिमन्यु उठ करके बाहर आता है। इस समय उसने पूरी तरह से ब्लैक कपड़े पहने होते हैं। उसकी पॉकेट में रखा फोन बजता है तो वह उसे उठा करके अपने कानों के पास लगता है। दूसरी तरफ से विराट उसे कहता है, कहां पर हो? जब रोहित और समय आ चुके हैं, अमृत भी यहीं पर है, जल्दी से आओ, हम वेट कर रहे हैं। विराट की बात सुनकर अभिमन्यु सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद स्टोर रूम के अंदर जाते हुए कहता है, बस आ गया हूं, भैया का वेट कर रहा हूं। जैसे ही अभिमानी अपनी बात खत्म करता है, दूसरी तरफ से पैरों के चलने की आवाज उसे सुनाई देती है। पीछे घूमकर देखता है तो आदित्य भी बिल्कुल उसी तरह से ब्लैक कलर के कपड़े पहने उधर आ रहा होता है। दोनों भाई एक साथ शोरूम का दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाकर के एक पुराने एंटीक पीस के लान स्टैचू की आंखों में अपनी उंगली डालते हैं। अचानक से एक बहुत ही पतला दरवाजा सीढ़ियों के साथ बिल्कुल किसी सुरंग की तरह खुल जाता है। दोनों ही उसके अंदर चले जाते हैं। वह रास्ता काफी ज्यादा गहरा होता है। लगभग 5 मिनट तक सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वह रास्ता दूसरी तरफ खुलता है, जिस तरफ से बाहर निकालकर सीधा जंगल का एरिया शुरू हो जाता है। ये रास्ता मुसीबत के समय पर घर से निकलने के लिए बनाया गया होता है, ताकि अगर कोई हमला हो, कोई अटैक हो तो घर के लोगों पर इसका ज्यादा असर न पड़े। अभिमन्यु के परदादा के समय से यह हवेली थी और तभी से इस हवेली के अंदर कई सारे ऐसे रास्ते बनाए गए थे जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। सिर्फ आदित्य, अभिमन्यु और उनके पापा को पता है। बाकियों को तो ये लगता है कि रिनोवेशन बोलते समय रास्तों को भी बंद कर दिया गया था। जंगल के थोड़े से अंदर जाकर के एक पुरानी झोपड़ी जैसी जगह नजर आने लगती है। दोनों उसके अंदर जाते हैं। दरवाजा खोलने की कोशिश करते पर दरवाजा खुलता नहीं है, उल्टा दूसरी तरफ से रोहित की आवाज आती है, पासवर्ड बताओ। इतना सुनकर के अभिमानी और आदित्य को अच्छे से पता चल जाता है कि एक्सीडेंट में लगता है रोहित को बिल्कुल चोट नहीं लगी, तभी तो उसकी हरकत एकदम नहीं बदली। अभिमन्यु यानी कि मैं और भैया यहाँ पर है, गेट खोल। पासवर्ड गलत है, रोहित गेट खोलो। दूसरी तरफ से रोहित एक बार फिर से कहता है, अरे यार गलत पासवर्ड है, सही वाला बोलो ना। अब अभिमन्यु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह अपनी आंखें बंद करके एक ही बात कहता है, 10 सेकंड, अगर गेट नहीं खुला आज तुझे पक्का चोट लगने वाली है। 1 2 3 4।
इतना कहकर अभी मैं गिनती गिरने लगता है, लेकिन जैसे ही वह 4 तक पहुंचता है दरवाजा तुरंत खुल जाता है और सामने अपना सर झुकाकर और हाथ को आगे बढ़कर रोहित कहता है, पधारी महाराज। अभिमन्यु उसको इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। आदित्य रोहित को देखा है, जिसके दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी होती है और चेहरे पर भी जगह जगह पर खरोचों के निशान होते हैं। अंदर जाकर के देखा है तो अमृत का भी आदित्य जैसा हाल होता है, बस उसका एक पूरा हाथ ही लगता है टूट गया होता है, इसीलिए उसने पट्टी बंद करके रखी होती है। आराम से बैठने के बाद अभिमन्यु रोहित और अमृत की तरफ देखा है। दोनों की हालत ज्यादा खराब नहीं होती, लेकिन फिर भी अमित को सबसे ज्यादा चोट आई होती है। अच्छा हुआ तुम दोनों ठीक हो, तो तुम दोनों को उसे सुनहरी गुफा के बारे में और क्या पता चला? अमृत रोहित की तरफ देखा है और कहता है, हम पर जो अटैक हुआ था उससे पहले हम लोग नेशनल लाइब्रेरी गए थे। वहां पर कई सारी चीजों को कंगालने के बाद हमारी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिससे हमें कुछ पता चला है। रोहित अमित को बीच में ओकते हुए कहता है, आगे मैं बताऊंगा मैं, हाँ तो सुनो। हमें पता चला है कि पहले के समय में राजा और महाराज अपने खजाने को छुपाने के लिए मंदिरों और जंगलों के बीच गहराइयों में छुपे इसी तरह की गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। और इसका अगर आज की दुनिया में सबसे ज्यादा गहरा प्रमाण कोई है तो वह है पद्मनाभन टेम्पल, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। भगवान विष्णु के इस मंदिर के अंदर जो दरवाजे हैं ना, उनके पीछे बहुत सारा खजाना छुपा है और यह बात उसे जगह पर मौजूद सभी को मालूम है, पर कोई खुलकर नहीं कहता। हमेशा इतना पता चला है। ऐसा ही कुछ इस सोने के खदान का भी कैसे है। पूर्वी घाट के आसपास जो वह गहरा जंगल है ना, वह रिजर्व फॉरेस्ट, वहां पर पहले कबीला रहता था जो कि दिल्ली के उसे समय के राजा के कुलदेवी मंदिर की रक्षा करता था। बाद में जब बाहरी शक्तियों ने देश पर और उसके कई अलग अलग हिस्सों पर हमला करना शुरू किया, तब इस डर से कि कहानी यह खजाना चोरी ना हो जाए, उसे राजा ने इस सारे खजाने को उसे कुलदेवी मंदिर के आसपास या कहीं पर छुपा दिया था। इतना ही नहीं, जितने भी राजा आज तक हुए हैं, हर बार जब भी वह अपना खजाना छुपते थे तो एक चीज का खास ख्याल रखते थे कि इसके बारे में किसी को ना पता नहीं, सिवाय उसे खजाने के रक्षकों के। विराट अपनी आंखें छोटी करके रोहित को देखा है और हैरानी के साथ पूछता है, रक्षक? उद्धरण चिन्ह। अमृत उन्हें फोटो दिखाता। फोटो के अंदर बिल्कुल अजीब तरह की ताबीज जैसा कुछ होता है, जिसे देखकर अभिमन्यु गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि यह तो बिल्कुल उसी ताबीज की तरह होती है जो उसकी दादी ने उसे उनकी होने वाली बहू को देने के लिए कहा होता है। वह आगे की बात सुनने के लिए उन दोनों की तरफ देखता है। अमृत सभी लोगों को ध्यान से देखा है, फिर कहता है, यह एक निशान की तरह है। कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन का मानना है कि इंडिया में आज भी ऐसी कई सारे खजाने हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया में से किसी को नहीं पता। खाली यह जो गेट कीपर्स होते हैं, जो इस खजाने के रक्षक होते हैं, उन्हें इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी होती है और यह जानकारी ना पुरखों से चली आ रही होती है। पता नहीं क्यों मुझे शक है कि वह कार्तिक भी इसी समुदाय का एक हिस्सा है और यही कारण है कि दुनिया के। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अंदर मौजूद सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। अभिमन्यु तुरंत उठकर बाहर जाकर देखने लगता है। अनमोल, जो कि इस समय अपने पापा के बारे में सुनकर के बिल्कुल हैरान था, अचानक से घबरा जाता है। उसे डर रहता है कि कहीं अभिमन्यु उसे पकड़ ना ले। क्या अभिमन्यु अनमोल को पकड़ लेगा? क्या अनमोल जान पाएगा उसके पापा जिंदा है? और इस सारे प्लान के बारे में अगर उसने ईशा को बता दिया तो क्या होगा? चैप्टर 89। लापता हो गया अनमोल। अनमोल इस समय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। घबराहट के मारे से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अनमोल तुरंत भागकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। अभिमन्यु दरवाजा खोलना है, इधर उधर देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता। पीछे से रोहित आवाज देने लगता है, अरे यार छोड़ना, कोई जानवर होगा, खरगोश। खरगोश? ऐसे भी इतने पेड़ों के बीच में तो तुम लोगों ने ये झोपड़ा बनवाया है। अभिमन्यु एक बार आगे पीछे अच्छे से देखते हैं और फिर अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नजर झाड़ियां में हिलती किसी एक चीज पर पड़ती है। वह तुरंत चीते की रफ्तार से वहां भागता है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसे चीज को पकड़ लेता है। लेकिन जैसा कि रोहित ने कहा था, ये खरगोश ही होता है। अभिमन्यु उसे वहीं छोड़ देता है और वापस अंदर चला जाता है और इस बार गेट को टाइट से बंद कर देता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु को बाहर निकालकर भागता हुआ देख करके अनमोल इतना डर गया था कि वह सीधा जिस जगह से आया था उसी तरफ भागने लग गया, बिना पीछे मुड़े कि कोई इसका पीछा कर रहा है या नहीं। हो भागते भागते उसे जगह और अंदर चला गया। जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था, पेड़ और भी ज्यादा गाने हो रहे थे। जब उसे लगाकर वह काफी दूर आ गया है तो एक जगह पर रुक गया और एक पत्थर के सहारे बैठ गया। इस समय वह लंबी लंबी सांस ले रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने वही पुराने कपड़े पहने थे। रात में जब ईशानी उसे कमरे में छोड़ा था तो उसने कहा था कि वह उसे शॉपिंग पर ले जाएगी। अनमोल कुछ देर बैठकर रोहित की बातों के बारे में सोचता है। बोलो, मेरे पापा के बारे में क्यों बात कर रहे थे? मेरे पापा के बारे में उन्हें कुछ पता तो नहीं चला? इशारे कहीं अभिमन्यु को बताया तो नहीं है? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल उसके दिमाग में थे। अभिमन्यु के अंदर आते ही अमृत अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, हाँ तो मैं कह रहा था कि मुझे शक है कि कार्तिक असल में इसी समुदाय का हिस्सा है और वह इसीलिए दुनिया के सामने इतने सालों तक मारे रहने के बाद भी अभिनव ने उसे बचा कर रखा है।
इस बात को समय समझ नहीं पता और इसीलिए वह पूछ बैठता है, ठीक है कार्तिक उसे समुदाय का हिस्सा है, वह उसे जगह के बारे में बहुत कुछ जानता होगा, लेकिन अभिनव को ये सब करने की क्या जरूरत है, उसे तो सब कुछ पहले से ही पता है, तो फिर उसने कार्तिक को क्यों बचा कर रखा है, वह भी तब जब कार्तिक कुछ बोल भी नहीं सकता, वह तो लिटरली कोमा में है, सिवाय सांस लेने की और कुछ कर भी नहीं रहा है, वह किस काम का अभिनव के। और अगर ठीक से देखा जाए तो अभिनव के लिए तो खाली डिसएडवांटेज है कार्तिक का रहना, अगर किसी दिन कार्तिक के बारे में किसी को भी पता चला ना तो अभिनव के लिए कि खतरे से खाली नहीं रहेगा, फिर ऐसी बेवकूफी करने का क्या मतलब है। लगभग यही ख्याल सबके दिमाग में थे, सब अमृत की आगे की बातें पूरी करने का इंतजार कर रहे थे। अमृत एक बार फिर से उन्हें उसे निशान की फोटो दिखाता और कहता है, ये निशान पहचान है इन गेट कीपर्स की और इसकी खासियत जानते हो क्या है, बिना इन गेट कीपर्स के खून के ये जागृत नहीं होता है, यानी कि अगर किसी नॉर्मल इंसान के पास ये सारी जिंदगी भी रहे तो क्या उसे कभी पता नहीं चलेगा कि इसकी क्या ताकत है, इसके अंदर इन गेटकीपर और उनके वंशजों का खून डालना जरूरी होता है। ये सुनकर के तो वहां बैठे सभी लोग एकदम शांत हो गए थे, क्योंकि यह तो किसी के भी ध्यान में था ही नहीं, सब अलग अलग वजह सोच रहे थे, उन्हें कभी नहीं लगा था कि ऐसी चीज भी होगी। विराट काफी ज्यादा क्यूरोसिटी के साथ पूछता है, खून कितना खून, और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। विराट की बात सुनकर के अमृत कहता है, क्योंकि यही सच है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत आधुनिक पीढ़ी है, हमने कई अलग अलग चीजों को बनाया है, कई अलग चीजों का निर्माण किया है, लेकिन एक बात हम लोग भूल जाते हैं कि इस दुनिया में आज भी ऐसी कई सारी चीज हैं जिनका पता इंसान को नहीं है। इजिप्ट का पिरामिड आज भी शान से खड़े होकर के इंसान की अस्तित्व को चुनौती देता है। कई पुराने ऐसे मंदिर जिन्हें इस ढंग से बनाया गया है कि आज के समय में भी ऐसे मंदिर बनाने के बारे में सोचना पड़ता है। ये चुनौती नहीं तो और क्या है, उसे इंटेलिजेंस को चुनौती है जिस पर हमें इतना नाज है। जिस तरह से पहले के समय में अगर तुम मोबाइल फोन थमा दो तो उन लोगों के लिए यह बिल्कुल किसी जादू की तरह होगा, वैसे ही आज के समय में ऐसी चीज जिन्हें अलग अलग कलाओं से साधा गया है हमारे लिए जादू के ही जैसा है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, जस्ट साइंस है, पर थोड़ा एडवांस। इस लॉकेट के अंदर कुछ ऐसा है जो कि इंसान के डीएनए को पहचान सकता है। यही कारण है कि गेट के पास के समुदाय के लोगों के अलावा और किसी का इस लॉकेट को जागृत करना इम्पॉसिबल है, और अभी हमें सिर्फ ऐसे दो इंसानों के बारे में पता चला है, कार्तिक और कोइंसिडेंटली हमारे पास अनमोल भी है। इस बार आदित्य पूछता है, यही बात तो मैं भी कब से सोच रहा हूँ, अनमोल तो था, फिर कार्तिक को जिंदा रखने की क्या जरूरत थी, आखिर यह अभिनव कर क्या रहा है। अमृत अपना मुंह खोलता है जवाब देने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलना अभिमन्यु कहता है, माइंड गेम्स खेल रहा है। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। अभिमन्यु उसे तस्वीर को उठाकर के उसे अच्छे से देखते हुए कहता है, माइंड गेम्स खेल रहा है, लेकिन उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है। ये सब सोने का कोई एक ऐसा इंसान है जिसे इन सब चीजों के बारे में पहले से पता है और उसी ने इतने सालों से शार्प प्लानिंग करके रखी है, वरना अभिनव के पास इतना दिमाग कहाँ, और फिर कार्तिक को इतने समय तक जिंदा रखने के लिए पैसों की जरूरत है, वह भी तो नहीं थे। सोचो, सारी दुनिया के सामने जो इंसान मर गया, जिसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसे इंसान को उसने जिंदा रखा हुआ है, कोई शक नहीं करेगा कार्तिक के गायब होने पर, वरना ऐसे तो पुलिस एक बार चेक जरूर करती। और जहां तक बात नहीं अनमोल की, वह बहुत छोटा था तब, इसीलिए मैंने सुना है कि उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था, और वह एक गवर्नमेंट एसोसिएटेड अनाथ आश्रम था, वहां के सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, कोई भी बच्चा गायब होने पर तुरंत छानबीन शुरू हो जाती, इसलिए इन सब झमेला में फंसने से ज्यादा अच्छा तो यही था कि मरे हुए कार्तिक को जिंदा करके इस्तेमाल किया जाए। अभिमन्यु के बोलने पर सभी को सारा माजरा समझ में आ रहा था, सभी लोग गहरी सोच में थे। आदित्य अपनी घड़ी की तरफ देखा है, सुबह के 7 बजे बजने वाले होते हैं, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, शाम को 5 बजे हम सब लोग वहां के लिए दिल्ली बस अड्डे पर मिलेंगे, जिसको जिसको जो जो बातें करनी है 5 बजे तक खत्म कर लेना। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु भी अपने भाई की बात पर सहमति जताते हुए कहता है, जैसा भाई ने कहा है वैसा ही होगा, लेकिन अमृत हमारे साथ नहीं जाएगा, बाकी रोहित। इतना सुनकर अमृत अभिमन्यु को बीच में ही रोकते हुए कहता है, पर मैं क्यों नहीं जा सकता। इस बात पर अभिमन्यु अमित को आंखें दिखाते हुए कहता है, अपने हाथ की हालत देखी है, और ऐसे में तुम्हें एक ऐसी जगह जाना है, इसके बारे में तुम्हें नहीं पता, और अगर तुम ये कहने वाले हो ना कि रोहित क्यों जा रहा है, वह बिल्कुल ठीक है, कुछ खरोचों के अलावा उसे और कोई चोट नहीं आई है, तुम दोनों साथ में गए थे, इसीलिए वह हमें रास्ता दिखाएगा, और फिर सबका जाना जरूरी नहीं है, किसी को यहाँ रहकर सबको संभालना भी पड़ेगा, हर बार भाई रुक जाते थे, इस पर तुम रुक जाओ। अमृत अपना सर हाँ में हिलता है, सब लोग सारी चीज तय करके वहां से चले जाते हैं, किसी को शक ना हो इसलिए आदित्य और अभिमन्यु पहले निकलते हैं, और इस बार किसी खुफिया रास्ते से जाने की जगह सीधे रास्ते से भागते हुए लगभग जॉगिंग करते हुए जाते हैं। उनके कुछ देर के बाद विराट और समय एक साथ जाते हैं। सब लोग के चले जाने के बाद अमृत और रोहित भी निकालते हैं, लेकिन वह लोग कहीं और जाने की जगह सीधा सक्सेना निवास चले जाते हैं।
दूसरी तरफ ईशा अब तक सोकर उठ चुकी थी। जब वह उठकर पूरे कमरे में देखते हैं तो उसे अभिमन्यु कहीं नहीं दिखाई देता। उसे लगता है कि वह जॉगिंग करने गया होगा, इसीलिए वह ज्यादा ध्यान नहीं देता इस बात पर और तुरंत नहाकर जल्दी से सीधा अपने दादाजी के रूम में जाती है, लेकिन वह कमरा में पूरी तरह से खाली होता है। ईशा बिल्कुल हैरान रह जाती है और सोचती है कहीं दादाजी भी जॉगिंग पर तो नहीं चले गए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, उनसे तो थोड़ी दूर दौड़ने में ही खांसने लगते हैं। अभी ईशा सोच ही रही थी कि इतनी देर में उसे हंसी की आवाज आने लगती है। जब वह बाहर निकालकर हाल में देखती है तो वहां पर उसके दादाजी और अभिमन्यु के दादाजी दोनों एक साथ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और कुछ बातें भी कर रहे होते हैं। दोनों दोस्त काफी सालों बाद मिले होते हैं। कई सारी बातें होती है जो उन्हें करनी होती है। उन्हें देख करके ईशा को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। वहां घर में चाहे वह कितना ही अपने दादाजी के साथ क्यों ना रही हो, लेकिन जो खुलापन, जो आजादी दोस्तों के साथ होती है वह परिवार वालों के साथ नहीं मिल पाती। ईशा मुस्कुराते हुए बाहर आती है और दोनों के जाकर पर छुट्टियां, फिर दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। दोनों सामने से उसे सुप्रभात और गुड मॉर्निंग कहते हैं। दादाजी को अकेला देख करके ईशा उनसे मुस्कुराकर पूछती है, दादाजी आप अकेले हैं, अनमोल नहीं है आपके साथ, सो रहा है क्या? दादाजी अपने हाथ में रखा न्यूज़पेपर खोलकर दूसरा पन्ना पलटते हैं और कहते हैं, पता नहीं, मैं तो उसे रात में ही देखा था, बस मुझे तो लगता है यही कहीं खेल रहा होगा। वैसे भी वह लड़का जल्दी किसी से बात तो करता नहीं है, किसी कोने में जाकर बैठ जाता है, इसीलिए जाकर ढूंढो, मिल जाएगा। हाँ, लेकिन उससे पहले मेरे लिए कड़क चाय बना दो और यह अपने दादा ससुर के लिए भी बना दो। इसे तो चाय पीने की आदत ही नहीं रही, अब पता नहीं क्या क्या हरी हरी चीज खाता पीता रहता है। उसकी बात सुनकर शेखर जी उसे घूमते हुए कहते हैं, उसे ग्रीन टी कहते हैं बूढ़ो, तुम नहीं समझोगे। बस फिर कहता दोनों की तू मैं शुरू हो जाती है। ईशा उन दोनों को वैसे ही छोड़ करके किचन में आती है और जल्दी से चाय बनती है। इतने में दरवाजे से अभिमन्यु और आदित्य भी आ जाते हैं और दोनों ही आकर के हाल में बैठ जाते हैं। ईशा चाय की क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा देती है। चाय बनते ही ले जाकर वहां सोफे पर बैठे चारों को एक एक कप चाय देती है और फिर वहां से जाने लगती है। अभिमन्यु उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर ईशा पीछे घूमकर पलट कर कहती है, अरे अनमोल को ढूंढने जा रही हूँ, कब से मैंने उसे नहीं देखा है, वैसे भी उसे इतनी देर तक सोने की आदत नहीं है। इतना कहकर रिश्ता पूरे घर में अनमोल को ढूंढने लगते हैं। अभिमन्यु उसे अनमोल के लिए चिंता करके अपना मुंह मोड़ लेता है और चाय पीना कंटिन्यू रखता है। अभिमन्यु की हालत देख करके आदित्य थोड़ा मुस्कुराता है। ईशा लगभग घर का हर एक कोना देख लेती है, गार्डन, हर एक जगह, लेकिन उसे कहीं पर भी अनमोल नहीं दिखता। इस बात से परेशान होकर के ईशा लगभग भागते हुए बाहर आती है। सभी लोग अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन ईशा को इतना परेशान देखकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। अभी मैं खड़े होकर उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें इतनी परेशान क्यों देख रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशा लगभग रुवासी की आवाज में कहती है, मुझे अनमोल नहीं मिल रहा है, मैंने सब जगह देख लिया। उसकी बात सुनकर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। सभी लोगों को शांत देखकर आदित्य कहता है, कहाँ जा सकता है, यही होगा, लगभग 15 साल का बच्चा तो है, यही कहीं खेल रहा होगा। हम एक काम करते, एक बार फिर से पूरे घर में देखते हैं। इस पर ईशा और भी ज्यादा परेशान होकर कहती है, मैंने देख लिया भैया सर, घर में ही नहीं, मैं तो गार्डन और आउट हाउस में भी देखा है, हम लोग कहीं नहीं मिल रहा, मुझे बहुत चिंता हो रही है, प्लीज कुछ करिए। उद्धरण चिन्ह। क्या लगता है अनमोल मिलेगा? और मिलने के बाद क्या वह ईशा को सारी सच्चाई बता देगा? अभिमन्यु का मिशन सक्सेसफुल होगा या फिर वह इंसान जो अब तक इन सब चीजों में बाधा बनकर बैठा है, उसकी परेशानियां बढ़ने के लिए कुछ और नए प्लान्स बनाएगा? चैप्टर 90। ईशा और अभिमन्यु की लड़ाई। ईशा को परेशान देख करके अभिमन्यु उसे शांत करते हुए कहता है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम लोग देखते हैं, यही कहीं होगा, मिल जाएगा। ईशा अपना सर हमें हिलती है और गुमसुम सी वही सोफे पर बैठ जाती है। सब लोग घूमने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ चंचल जी सब लोगों को बिजी देख करके अजीब सा मुंह बनाती है, फिर खुद ही एक सर्वेंट के हाथों से काफी लेकर के सोचने लगती है, मेरे तो समझ ही नहीं आता, आखिर इतनी इंपॉर्टेंस देने ही क्यों है किसी ऐसे को जिससे न कोई रिश्ता है न जान पहचान। रोड पर से उठाकर किसी को भी घर में बैठा दो और फिर उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे दो कि हमारे सर पर ही डांस करने लग जाए। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु, आदित्य और 2-4 नौकर, यह सब लोग मिलकर ढूंढ रहे थे कि आखिर अनमोल गया कहां पर है। काफी देर तक ढूंढने पर भी जब अनमोल नहीं मिला तो अभिमन्यु बाहर जाकर ढूंढने लग गया। बाहर जाकर ढूंढते ढूंढते वह उसे बाहरी इलाके की तरफ बढ़ने लग गया जहां से जंगल की शुरुआत होती थी। थोड़ी देर तक वैसे ही ढूंढते हुए अचानक से उसे किसी की कहानी की आवाज आ रही थी। उसे डायरेक्शन में जब हो गया तो कुछ झाड़ियां के पीछे उसे हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, कोई है, मदद करो मेरी, मैं फंस गया हूं। अभिमन्यु जब झाड़ियां हटाकर देखा है तो वहां पर उसे एक पेड़ की लता से उलझा हुआ अनमोल दिखाई देता है। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, पूरा बदन उसका पसीने से भीगा हुआ था और उसे पेड़ की लत से बिल्कुल उलझ गया था उसका पैर।
किसी के आने की आवाज सुनकर अनमोल अपना सर उठाकर देखता है तो वहां पर अभिमन्यु को खड़ा देखकर थोड़ा डर जाता है। उसे सुबह की बात अभी भी याद थी। अभिमन्यु और उसके दो लोग उसके पापा के बारे में बात कर रहे थे और भी कई सारी बातें कर रहे थे। सोने की बातें उसे अच्छे से पता था कि ईशा ने अभिमन्यु की मदद मांगी है और शायद अभिमन्यु को कुछ पता भी चला है, लेकिन जब वह लोग उसके पापा की बातें करने लग गए तब से ही उसके मन में अभिमन्यु के लिए थोड़ा डर बैठ गया था। लेकिन वह नहीं चाहता था कि अभिमन्यु को थोड़ा सा भी विश्वास रखो, इसलिए वह विचारों सा चेहरा बना करके अभिमन्यु की तरफ देखा और कहता है, हेल्प करिए मेरी। अभिमन्यु अपने पंथ की दोनों पॉकेट में हाथ डालकर बिल्कुल सीधे से खड़ा होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। अभिमन्यु की नजर इतनी ज्यादा पैनी होती है कि अनमोल को ऐसा लग रहा होता है जैसे अभिमन्यु अपनी आंखों से उसके दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी नजरें झुका करके उससे कहता है, वहां खड़े मत रहिए, हेल्प करिए मेरी। अभिमन्यु अपने सामने जमीन पर पड़े बच्चों को देख रहा होता है जिसे वह बस बच्चा ही समझना चाहता है। इस बच्चे को इतनी इंपॉर्टेंस सिर्फ इसीलिए दे रहा था क्योंकि उसकी बीवी को ये बच्चा पसंद था, नहीं तो ऐसे किसी से भी अभिमन्यु को कोई मतलब नहीं था। अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करते हुए अनमोल से पूछ बैठता है, घर से दूर तुम्हें झाड़ियां के झंझट में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे थे या फिर कहाँ से आ रहे थे, यहाँ फंस गए। अभिमन्यु के सवाल को सुनकर के अनमोल का पूरा बदन पसीने से भीग जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। वह कब कब आती हो या आवाज में कहता है, वह मुझे बचपन से जल्दी उठ जाने की आदत है। ना तो मैं ईशा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर बस देखने आ गया। देखते देखते थोड़ा ज्यादा अंदर आ गया, इसीलिए इसमें फंस गया, कहीं जा नहीं रहा था मैं। अनमोल की बात सुनकर अभिमन्यु कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता रहता है। फिर अचानक से अपने घुटनों के बल बैठकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। अनमोल उसकी सरकत से इतना ज्यादा डर जाता है कि अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लेता है। उसे लगता है कि अभिमानी उसे कहीं मर ना दे। वही अभिमन्यु उसका ये रिएक्शन देखकर अजीब सी शक्ल बनता है, फिर थोड़ा झुक करके उसके पर जो कि झाड़ियां की लत में उलझ गए थे उन्हें खोलने लगता है। काफी देर तक चेहरा ढके रहने के बाद भी जब उसे दर्द का एहसास नहीं होता तो अपने उंगलियों के बीच में से देखा है तो अभिमन्यु उसके पैरों की गांठ खोल रहा होता है। ये देख करके वह शर्मा जाता है क्योंकि इस समय अभिमन्यु बिना उसकी तरफ देखे तिरछी मुस्कान के साथ हंस रहा था। वह इंसान दिखता ही ऐसा है, इसीलिए तो मैं ऐसे डर गया, वरना और किसी के सामने ऐसा कभी नहीं हुआ। इसकी शक्ल ही खराब है। गांठ खोलने के बाद अभी मैं उठकर खड़ा हो जाता है और अनमोल की तरफ देखा है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, उठ जाओ बच्चे, तुम डर रहे हो, ये बात बहुत अच्छी है, ऐसे ही तुम्हें डरना चाहिए। मुझे अनमोल पहले तो हिचकी चाहता है लेकिन फिर हाथ बढ़ा देता है। अभिमन्यु आगे आगे चलता है और अनमोल पीछे पीछे सर झुकाए चलते हैं। आगे आगे चलते हुए अभिमन्यु पीछे घूमकर अनमोल को देखा है एक नजर और कहता है, अगली बार से अगर ऐसे कहीं फैसला हो ना तो पहले ही बता देना, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी बेकार में परेशान हो गई थी। अभिमन्यु की बात सुनकर के अनमोल अपना मुंह दूसरी तरफ फिर देता है। उसे सच में इस इंसान से कोई बात नहीं करनी थी। पता नहीं इस इंसान को क्या प्रॉब्लम, उसे जब भी उसे देखा है ना हमेशा ऐसा सड़ा हुआ चेहरा बना लेता है और कभी ठीक से बात नहीं करता। एक ही है और दूसरा इसकी माँ। इस घर में सिर्फ दो ही लोग हैं जिसे उससे तकलीफ है, बाकी सब तो अच्छे से बात करते हैं। इसकी मम्मी और एक ये दोनों ही है जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। रात में वह डांट रही थी, सुबह उठ के लिए डांटना लग गया। मैं ईशा को पक्का बताऊंगा कि आखिर तुमने सुबह क्या किया। ईशा हाल में बैठे बैठे परेशान हो रही थी। उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनमोल गया कहाँ। सोनिया उसके बगल में बैठे उसके कंधे पर हाथ रखे हुए कह रही थी, ईशा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानते हो ना मेरे भाई को वह दोनों गए हैं, ना दोनों में से कोई ना कोई तुम्हारे अनमोल को ढूंढ कर लेकर ही आएगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ईशा के भाई अनमोल को मैं ले आया। सोनिया तू कितनी अच्छी तरह से मुझे जानती हो। आवाज सुनकर दोनों ईशा और सोनिया पीछे घूमते हैं। देख रहे होते कैसे किस तरह से 6 फुट 2 इंच की हाइट वाला अभिमानी आ गया कि चल रहा होता है और लगभग 5 फुट 3 इंच की हाइट वाला अनमोल पीछे पीछे चल रहा होता है। अनमोल से झुककर आगे बढ़ रहा होता है। दूर से देखने से ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा भाई आगे चल रहा है और छोटा भाई ने कोई गलती की है और उसे खूब डांट पड़ी है। काश सिचुएशन जो भी हो, ईशा बहुत खुश हो जाती हो। तुरंत खड़ी होकर के लगभग भागते अनमोल के पास जाती है और उससे पूछता है, कहाँ चले गए थे तुम आबू, कितना परेशान हो गई थी, मैं पूरा घर ढूंढा, मैंने तुम्हें कहीं नहीं मिले मुझे तुम। अनमोल अपना से नीचे झुकाए परेशान निशा का चेहरा देख रहा था। इतने साल हो गए थे कोई उसके लिए पहली बार परेशान हुआ था, लेकिन ईशा को इस तरह से परेशान देख करके उसे उसके लिए बुरा भी लग रहा था। इसीलिए वह कहता है, वो सुबह सुबह। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता अभिमन्यु पीछे से बोलते हुए कहता है, झाड़ियां में खेल रहा था तुम्हारा प्यारा भाई। अभिमन्यु की बात सुन करके अनमोल उसे गुस्से से देखने लगता है। वह फिर से ईश्वर से कुछ कहने की कोशिश
करता है, लेकिन तब से चंचल जी पीछे से बोलता है, देख लो, और सुबह से तुमने पूरे घर को सर पर उठा लिया, तुम्हें अनमोल को समझ के रखना चाहिए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसे बताओ। ये तुम्हारा गांव नहीं है जहां पर तुम कहीं पर भी निकल जाओगे और कोई तकलीफ नहीं होगी। शहर है शहर, और ऊपर से ये शहर के बाहरी हिस्सों में बना इलाका है, यहाँ पर इस तरह से दूसरों की प्रॉपर्टी में जाना अलाउड नहीं है। ये शायद हो कि अब तक तुम अच्छे से समझ गई होगी कि यहाँ पर कैसे रहा जाता है, उसे भी बता दो। इस तरह से सुबह सुबह तुमने सिर्फ अपना ही नहीं बाकी सब कभी टाइम वेस्ट करवा दिया। सुबह से अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया है, बस तुम्हारे अनमोल को ढूंढने में लगे हुए हैं। अब ये तो सही नहीं है ना, एक इंसान के लापरवाही की वजह से बाकी सब सफल करें। मैं ऐसे किसी को नहीं बोलता, लेकिन ये बहुत गलत हुआ, अगली बार से ध्यान देना इस बात पर। चंचल जी जब उसे बोलता है तो ईशा एक बार अभिमन्यु की तरफ देखती है, जो कि इस समय सोफे पर बैठे बैठे अपने लिए एक गिलास पानी ले रहा होता है। वह इस बात पर कुछ नहीं कहता, ये देखकर ऐसा अपना से हिलाकर कह देती है, ठीक है मम्मी जी, चलो अनमोल। वही अनमोल को चंचल जी का इस तरह से सबके सामने ईशा को डांटना पसंद नहीं आता। दादाजी और शेखर जी यह सब देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। दादाजी अच्छे से जानते थे शादी होने के बाद एक लड़की को अपने ससुराल के तौर तरीकों से रहना पड़ता है, इसीलिए अगर वह कुछ कहते तो खराब लगता। ईशा अनमोल को लेकर के ऊपर गेस्ट रूम में जाने लगती है। वही अभिमन्यु ये सब देखकर कुछ भी नहीं कहता, उसे भी लगता है कि अनमोल ने जो किया बहुत गलत किया। देखते ही देखते ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। आज का खाना कीर्ति और सोनिया ने मिलकर बनाया होता है, क्योंकि ईशा अनमोल को लेकर परेशान होती है, इसीलिए उन दोनों ने खुद ही बना लिया होता है। खाते समय सब लोग बैठे होते हैं, बस ईशा और अनमोल नहीं होते। ये देख करके चंचल जी वहीं पास में खड़े एक स्टारवेंट को इशारा करते हुए कहती है, जो और जाकर ईशा को बुलाकर लेकर आओ। अब उसे तो पड़ी ही नहीं है, थोड़ा सा अगर कुछ बोल दो तो बुरा लग जाता है। लगभग 5वां महीना लगने वाला है, लेकिन सुबह से भूखे पेट रहना है। बच्चों की तो कुछ पड़ी ही नहीं है इसे। लेकिन इससे पहले कि सर्वेंट जा पाता, अभिमन्यु अपनी टेबल से उठाते हुए कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर बुलाकर लेकर आता हूँ। चंचल जी उसे रोकना चाहती है, लेकिन अभिमन्यु बिना उनकी तरफ देखे अपने और ईशा के कमरे में चला जाता है। जब वह अंदर जाकर देखता है तो ईशा बेड पर गुमसुम सी बैठे रहती है। उसे इस तरह से देख करके अभिमन्यु उसके पास जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन ईशा अभिमन्यु को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेती है। उसकी ऐसी हरकत देखकर अभिमन्यु कुछ समझ नहीं आता, क्या आखिर अब उसने क्या कर दिया। अभी अभी मनी हूँ, ये सब सो ही रहा होता है। कितनी ही देर में बाथरूम में पानी चलने की आवाज आती है। अभिमानी उसे डायरेक्शन में देखता है, बाथरूम का दरवाजा खुलता है और अनमोल बाहर आ जाता है। अनमोल को देख करके अभिमन्यु का मूड एक बार फिर से उतर जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अनमोल पसंद ही नहीं आ रहा था। अनमोल ईशा अभिमन्यु को एक दूसरे के पास बैठा देखा है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तो अभी मैंने उसे हल्के गुस्से में कहता है, नीचे नाश्ता लगे जाओ, जाकर कर लो। अनमोल वहां से जाने लगता है कि इतनी देर में ईशा उसे कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगे और आप बच्चों पर भी गुस्सा कर रहे हैं। ईशा की बात सुनकर अभिमन्यु उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता और कहता है, मैं उसे पर गुस्सा नहीं कर रहा, मैं उसे बोल रहा हूँ मुझे खाली खाना, तब तक मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभिमन्यु की बात सुनकर ईशा अपना सिर्फ दूसरी तरफ कमाते हुए कहती है, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी है। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु से हैरानी से देखने लगता है। उसे तो समझ ही नहीं आता क्या आखिर उसने किया क्या है। क्या अभिमन्यु को समझ में आएगा कि उसने क्या किया है, या फिर ईशा नाराज ही रहने वाली है और अनमोल ईशा को सच्चाई बता दे।